BMW की कोर वैल्यू, कोर फिलॉसफी जो आप बार बार रिपीट करते हैं, जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है. On social media, I am popular for being anti-real estate. Convince me that real estate is a good investment for making money. पहला तो मैं हूँ बनिया, ऊपर से बना CA, फिर उसके बाद में बना ब्रोकर, और उसके बाद डेवलपर. तो ये चारों डिग्रियां बेकार. रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म विजन, नॉट अ लॉन्ग टर्म एसेट. धरती को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा दे के जाती है. तो डिलीवरी हमको बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है रियल एस्टेट डेवलपर के लिए. ब्रोकर उसी पर तभी विश्वास करेगा. यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है? 50 के जो टॉप CFOs होंगे ना, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इनका अच्छा है. कोई ऐसा फियर जिसको लगता है यार मैं यार ये भी ओवरकम करना चाहता हूँ. हम कितना समय अपनी माँ के साथ बिता पाएंगे, ये मेरा सबसे बड़ा डर है. ये 1200 करोड़ की क्या कहानी चल रही है? आप हर अपने इवेंट में UAE के अंदर भारत का झंडा लेकर के बहुत इनिशिएटिव्स कर रहे हैं. मेरे को थोड़ा फिलॉसफी समझाइए. आज का हुक यही है कि मुझे नहीं पता आज का हुक क्या है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है. क्या पहली बार हो रहा है? 2 पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स अपने अपनी इंडस्ट्री में जो बहुत समय से काम कर रहे हैं, आज इकट्ठे आए हैं और बात कर रहे हैं 2 बिलियनियर्स से जो इंडिया से आए और इस समय UAE के अंदर रियल एस्टेट में कमाल किया. पहले हमारे बड़े भाई विवेक ओबरॉय जी, बॉलीवुड से बिजनेस तक एक अमेजिंग सफ़र किया. अंकुर भाई हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडिया से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, कमाल का काम किया. 3-4 साल में लग्जरी रियल एस्टेट को पकड़ते चले गए. बहुत तेज़ एक्सपेंशन किया और बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सपेंशन, रेगुलेटेड, वेरी गुड एट ऑपरेशंस, अमेजिंग पर्सन, ईमानदार व्यक्ति. जितना मैं इनसे मिलता गया और मेरी दोस्ती इनके साथ गहरी होती चली गई. और हमारे साथ एक अद्भुत व्यक्ति है मुंबई से इस समय, फाइनेंस विद शरण. फाइनेंस विद शरण को आपने नहीं सुना हो, ये हो नहीं सकता, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुनिए. ही गिव्स अमेजिंग इनसाइट्स. इनका एक 1% क्लब भी चलता है प्रोग्राम. इज द फाउंडर ऑफ दैट. एक कंटेंट कंपनी भी रन करते हैं. वेरी नोन पर्सनैलिटी इन इंडिया. तो ओवर टू यू शरण भाई, क्या विचार है आपका आज? Yes, thank you so much for the introduction and the welcome. And guys, बहुत ही स्पेशल एपिसोड है. एक एपिसोड में 2 billionaires and the most talked about topic right now, real estate investing in the UAE market, and how did 2 Indians come to UAE and conquer the market and take us to the next level. So thank you so much for all of us agreeing to come here on this stage, and I'm very, very excited for her. Yes. Fantastic. Never before seen. It's our privilege and honor to be here with you guys. आप दोनों ने इतने मकाम हासिल किए हैं. मैं तो दोनों का फ़ैन हूँ. इनका फ़ैन तो अलग रीज़न से भी हूँ, क्योंकि not seen many people with the gumption, the strength and the focus and commitment like my brother Dr. Vivek Bindra, who's not only helped so many people, मतलब कईयों लाखों करोड़ों लोगों तक उनकी बातें पहुंची हैं अपना बिजनेस बड़ा करने में, सोच बड़ी करने में, बट पर्सनल जर्नीज में भी द वे ही हैज़ डिस्प्लेड स्ट्रेंथ एंड इंटेग्रिटी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू वेरी मच. और इनको ऑन कैमरा आई मस्ट से आई फॉन्डली कॉल हिम गुरुदेव. आज बड़े भाई बोलेंगे, लेकिन आई फॉन्डली कॉल हिम गुरुदेव बिकॉज एज अ मेंटोर इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स एंड ऑलवेज वेरी गुड टाइम्स, सभी टाइम पे ही हैज बीन देयर विद मी. हमेशा मेरा साथ दिया उन्होंने. बहुत अच्छी कई चीज़ें ऐसी सिखाई. और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं काफ़ी टफ सिचुएशन में था, तो कोई इनको गाइड कर रहा था बाजू में बैठे. इनको ये समझाओ ना, अभी नहीं, अभी उसका जैसा माइंडसेट है, अभी इसको आगे बढ़ने दो आप, इट विल टेक टाइम. सो ही नोज़ कि कभी पेशेंस रखना, मुझे लगता है उनके बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट होता है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है. मुझे लगता है कि आपने जो खुद देखा है अपनी जर्नी के अंदर, बीच में एक 10 साल का बहुत लंबा एक ऐसा पीरियड रहा जो आपके लिए बहुत टफ रहा. और आई थिंक वो जब आप इतनी सारी टफ चीज़ें देख लेते हैं ना, तो वो इतना मायोपिक हेलीकॉप्टर व्यू जब रहता है, तो उसके बाद फिर तकलीफ़ें तंग करना बंद कर देती है. तकलीफ़ें चैलेंजेस बन जाती हैं, पजल्स बन जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. मुझे लगता है कि हर काम की जो बीज है, अगर वो सही है तो पेड़ से ही निकलता है, फल से ही निकलता है. बीज यानी कि नीयत, अगर वो नीयत सही है, आप बिना अपेक्षा के, जैसे मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ, और मुझे पता है कि आप देश के लिए क्या करने वाले हो, भारतवर्ष के लिए क्या करने वाले हो, तो मेरी नीयत, वो बीज जो मैंने डाली थी कि यार I have to be there for this person 24/7, anytime he calls I have to be there. That feeling is there.
Sharan, of course, big fan. आपका काम हमने देखा. I didn't even know you watched my videos. I watch your shows regularly because I loved the detailed analysis. I loved the practical advice. आप लोगों को जो शेयर करते हो, usable advice है, सिर्फ statistics, data, numbers नहीं है. बहुत सारे shows हैं जो अच्छा करते हैं, उनकी भी अच्छी viewership होगी, but उनमें और आप में फ़र्क ये है कि आप actual consumable usable advice देते हो जिसको लोग deploy कर सकें. वो practicality का मज़ा है. You know, I think that is something that I really, really appreciate about you. You know, I just want to add one more thing here. Coming from a finance background, I understand the finance very well. And I've seen many people talking about finance. The world's most popular CA. No, you can. it's fine. I cannot say that it's world's most popular. I can say. But I'm a proud CA. So I've seen people talking about finance, but they don't know much about finance, what exactly finance is, and how you will practically deploy the financial strategies in your life. वो सिर्फ एक theoretical approach बन के रह जाता है. तो what exactly is your practical approach and how you will make actual money out of it? Right. You know how the Gen Zs will take the actual benefit out of it. This is what you are doing. So that is actually adding the value in our total GDPs, in our total economy, in our contribution. Because when they will listen to you, they will apply this in your life, in their life, and then they will take some benefit out of it and do something for the country as well. Right. So you are doing practical things. So congratulations Thank you so to much. you, and we are very proud of you. And विवेक भाई के लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है. मतलब मैं आपको क्या बोलूँ भाई, मेरी तो ज़िंदगी में 2 ही विवेक हैं, दोनों यहाँ बैठे हैं. और जब मैंने रियल एस्टेट का प्रैक्टिस शुरू किया था भाई, शायद आपको भी ये डिस्कस नहीं किया था मैंने, तो यूट्यूब पे एक वीडियो आता था दुबई के बारे में भाई का, जिसमें भाई बताते थे कि दुबई के बारे में ऐसे होता है, यहाँ के शेख साहब ने ऐसा किया, यहाँ पर पेड़ के पीछे छुप के आपका चालान नहीं काटते, ये सब ध्यान है आपका, है ना. बड़ा वो बड़ा अच्छा सा. तो उन्होंने कहा कि आप आइए, तो उसके अंदर आपने वो उसके बारे में बताया था, आई थिंक डिज्नीलैंड के बारे में बताया था, एक वो फ्लावर मिरेकल गार्डन के बारे में बताया था, और बहुत सारी चीज़ें बताई थी. तो मैंने कहा यार क्या अमेजिंग पिच है दुबई को पिच करने का. मतलब मैंने कहा भाई को तो कसम से रियल एस्टेट में ही होना चाहिए. ये गलत काम में आ गए. अगर वो कोई वीडियो 3 बार देख ले तो पक्का कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद के जाएगा. तो वो मैंने देख करके मैंने ब्रोकरेज प्रैक्टिस शुरू की, और भाई माशाल्लाह बहुत बहुत पैसा कमाया उससे. तो मेरा तो भाई के साथ प्रेम अलग लेवल पे है. मतलब क्या अमेजिंग काम करते हैं. मैं कल भी इनको सुन रहा था हमारे ICI प्रोग्राम में, भाई ने आग लगा दी बिल्कुल. तो मतलब सो कॉल्ड लर्नेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो टफ लोग होते हैं ना, वो भी चेयर पे खड़े होकर नाच रहे थे. तो मतलब क्या एनर्जी थी. आई रिमेंबर जब हमने शुरुआत की थी BMW की, तब आपने मुझे एक बार पूछा था कि भाई आप विवेक बिंद्रा को जानते हो? एग्जैक्टली, मैंने पूछा भाई हैं. यार उनको बुलाओ, एक बार मुझे उनसे मिलना है. आई रिमेंबर दैट ही फेल्ट सो मच लव फॉर यू. एंड भाई गलत धंधे में नहीं है, क्योंकि ये तो एक वीडियो है जो रियल एस्टेट की है. इनके हर वीडियो हर धंधे में जो मैंने लाइव भी देखा है, मतलब एक आदमी की कैपेबिलिटी, सॉरी ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये वो क्या कहते हैं, पॉडकास्ट रिवर्स हो गया, स्तुति कर रहे हैं अभी, आरती की थाली लेकर. बट व्हाट आई लव्ड, आई रिमेंबर मैं आपका एक सेशन में आया था, शायद तालकटोरा में था, ह्यूज स्टेडियम लेवल पे, और 8, 9, 10 घंटे सुबह से लेकर शाम तक. पहले तो 8, 9 बजे रात को, मतलब थक जाए आदमी, कोई टूट जाए. भाई के पास रेडबुल से ज़्यादा एनर्जी है. जितनी रेडबुल की फैक्ट्री में जितनी एनर्जी नहीं होगी ना, उतनी एनर्जी इनमें है. और वो पूरी एनर्जी अपनी, आई थिंक ये ऊपर वाले से इनको ब्लेसिंग है, पूरी एनर्जी को हज़ारों लोग में चैनल कर रहे हैं. लोगों के अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. कोई यौन तक नहीं कर रहा है. राइट. मतलब कोई उबासी नहीं ले रहा है, कोई इधर उधर फोन पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं है. ऐसे सब मंत्रमुग्ध होकर, लाइक स्टेयरिंग, दे आर फोकस्ड ऑन हिम, And like a concert, a business concert. Sharan, I remember him, जैसे हम AI की बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, भाई के दिमाग में AI फिट है. क्योंकि किसी को भी पॉइंट करते थे, बोलते थे आपका बिजनेस बताइए, तो कोई बोलता था मैं प्लास्टिक के बकेट्स बनाता हूँ, बेचता हूँ. उसके ऊपर उनकी बिजनेस, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, 5-5 मिनट में जो टीजर ऐसे होता था ना कि आदमी फैन बन जाए और बोले भैया इसको गुरु बनाना है, अब तो पूरी पिक्चर देखनी है. दैट कैपेबिलिटी टू डू इट अक्रॉस 20-30 बिजनेसेस जस्ट लाइक दैट इन 15 मिनट्स, नेक्स्ट, इनक्रेडिबल. भाई एक चीज़ और है इसमें ना, जब भाई बोलते हैं
तो जो कोऑर्डिनेशन होता है ना दिमाग का और हमारे शब्दों का, वो इतना फास्ट होता है कि कई बार सामने वाले के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि वो पहले दिमाग की सुने या शब्दों की सुने। वो तो मशीन गन है इनका। वो मशीन गन है। वो कैसे है, वो जो प्रैक्टिस है आपका भाई, वो अमेजिंग। मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा आपको। नहीं भाई, ये हम लोग भाई ये प्यार है, नहीं। ये प्यार है। थैंक यू। प्यार है लेकिन भाई आप। मैं अब आई थिंक ऑडियंस ना तंग हो जाए तो मैं स्विच करता हूँ, एक फ्लिप करता हूँ। मुझे ये बताओ, पहला सवाल अगर मेरी तरफ से अलाउ करो शरण भाई मुझे। Yes, please, you पहला सवाल मेरी तरफ से, ये राम लखन की जोड़ी, फेमस यूएई की जीसीसी की फेमस राम लखन की जोड़ी, जो हर समय साथ में दिखते हैं और इतना प्यार है और इस तरह से आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको फाइनेंस की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत थी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो प्रैक्टिकल फाइनेंस के ऊपर होता ही है। वो आप जो भी बता भी रहे थे कि भाई अगर अकाउंट्स आदमी ज़रा सीखता है तो मैक्सिमम सीएफओ बनता है, लेकिन जब आदमी अकाउंट्स के साथ बिजनेस फाइनेंस सीखता है तो फिर वो सीईओ बनता है। सीएफओ के बाद में फिर उसका हेडरूम ऑफ ग्रोथ खत्म होता है, सीईओ वही आदमी बनता है जिसको बिजनेस की समझ है। तो आपका सीए का एप्लीकेशन आपने बिजनेस में लगाया, आपने अपना इंटेलिजेंस सारा यहाँ पे आके लगाया, डाइवर्स फील्ड से आकर के राम लखन की जोड़ी कैसे बनी? जब हम पहली बार मिले तो बस यार, ये एक बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट ब्रोकर थे, मैं एक एक्टर था, कैजुअली मिलने आए। लेकिन एक एक्टर की गार्डेड नेचर होती है, वो कहीं भी किसी के साथ उसके ऑफिस नहीं चला जाता है। बट अंकुर से मिलके, मेरे छोटे भाई से मिलके मुझे 15 या 20 मिनट में, फर्स्ट मीटिंग में, एक इतना इम्प्रेस हुआ एनर्जी से, पॉजिटिव ऑरा से। इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, क्लीन आदमी, साफ नीयत, साफ ऑरा, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस, अलाइंड, वैल्यूज़ आर अलाइंड। वो मुझे इमीडिएट छल की बात। मैंने कहा यार कुछ भी हो, आपको मेरा नेचर पता है कि जब मैं किसी का इंडिविजुअली मुझे प्यार हो जाता है, दीवाना हो जाता हूँ कि भाई ये बंदा सही है, इसकी एनर्जी अमेजिंग है, इसको सपोर्ट करना ही करना है। मैंने ऐसे ही कह दिया चलो, और मैं चला गया इनके ऑफिस। और तब स्टार्टअप कर रहे थे, छोटा सा था सेटअप, बट एज अ ब्रोकर बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव किया था। उस दिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं कई सीए से मिला हूँ। सीएज कंसल्टेंट्स, इनकी एक कैपेबिलिटी होती है कि लोगों को एडवाइस करें, राइट? एंटरप्रेन्योर्स आसानी से नहीं बनते हैं। हाँ, बट एक सीए जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस जानता हो, जिसको पता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात नहीं, एग्जीक्यूट कैसे करना है इस कॉन्सेप्ट को, जो निरंतर काम करे, 24 घंटे लगाए, 25 घंटे लगाए एक दिन में एग्जीक्यूशन पर, और एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ, एक विजन के साथ। तो तब मुझे प्यार हो गया। मैंने कहा यार ये मेरा छोटा भाई है आज के साथ। और आई थिंक हम बोलते हैं चार्टरप्रेन्योर। तो आई थिंक वहाँ से शुरू किया। कुछ चीज़ें मेरे नॉलेज में थी, मेरे नेटवर्क में थी, मेरे विजन में था, कुछ भाई के थे। आई थिंक इसको कंबाइन करके हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते गए। मैं ख्याल है 2021 में आप लग्जरी रियल एस्टेट में आए। भाई ये कैसे हुआ ना, भाई ने बताया जैसे कि 2021 में मैंने ब्रोकरेज प्रैक्टिस शुरू किया था, और 2022 में मैं मिला भाई से, और किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम मिले। तो आई जस्ट वेंट देयर जस्ट लाइक अ फैन ओनली। आई जस्ट वेंट देयर टू क्लिक सम पिक्चर्स कि चलो आज विवेक ओबरॉय इसके साथ खाना खाने को मिलेगा, 2-4 फोटो लेके फेसबुक पे डाल देंगे, तो आज तो हो गया काम हमारा। तो मैं मिला, फिर मैंने कहा कि भाई को हुआ, तो मैंने कहा चलो, थोड़ा लालची था मैं उस टाइम पे भी, अभी भी हूँ। तो मैंने कहा कि चलो भाई को ले जाते हैं, ऑफिस लेके चलते हैं। तो मैंने कन्विंस किया, हो गए भाई कन्विंस, हम ऑफिस गए, और फिर नंबर हमारे एक्सचेंज हुए, हमने बात करनी शुरू करी। तो एक मोमेंट ऐसा आया, मैंने कहा यार, मतलब ही इज़ अ बॉलीवुड एक्टर, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर, मतलब क्या नॉलेज है, मतलब आप सब्जेक्ट की तो मतलब बात ही मत करो, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यार। तो मैंने कहा यार कि कन्विंस करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगा। नहीं, ये मेरा भी मानना है, निफ्टी 50 के जो टॉप सीएफओज होंगे ना, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनका खतरनाक है भाई। I felt the same as soon as we met. Yeah, You're हाँ, talking हाँ. about all these In different 5-10 finance minutes terms. ना, like I'm like, you is this just a nailed Bollywood it. actor or have I met a CFO of a company? हाँ, मेरे को लगता है एक फाइनेंस पे पिक्चर बनाओ भाई। हाँ, उसका प्रोड्यूसर मैं बनूंगा। नहीं, मेरे को क्या बड़ा बिजनेस इंटीग्रेट करने का मौका मिलेगा। तो भाई वो जो था हमारा एक एसोसिएशन वहाँ से स्टार्ट हुआ, और देन वी थॉट कि अब डेवलपमेंट हमें स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज हम उस टाइम पे ब्रोकरेज में
बहुत ज़्यादा समय रुकने वाले थे नहीं, ये हमारा प्लान था बेसिकली। तो हमने कहा लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट, सो वी कन्वर्टेड दिस ब्रिक्स एंड वुड्स टू B&W। एट दैट टाइम इट वाज ब्रिक्स एंड वुड्स, सो ब्रोकरेज, सो उसको बनाया B&W। वहाँ से लेकर के आज जो भी जर्नी है भाई आप लोगों के सामने है, और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करते रहें। अभी आप 6-7 बड़े प्रोजेक्ट लेके आए हो इकट्ठे। भाई अभी हम 32 टोटल प्रोजेक्ट हमें लाने हैं। अभी हमारे जो लॉन्च प्रोजेक्ट हैं वो करीब 11 हैं, जिसमें से कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एक फैशन टीवी आकाशिया है। Wait. I actually wanted to interrupt here. Before we go into the details of the real estate, I have a question. On social media, I am popular for being anti-real estate. Anti-real estate. Okay. Right? मजा आएगा। आज आपको कन्वर्ट करके छोड़ेंगे। I say don't buy a आप house. देखो, मैं बोलता हूँ घर Watch Sharan getting converted देखो today. मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। पहला तो मैं हूँ बनिया, ऊपर से बना CA, फिर उसके बाद में बना ब्रोकर, तो ये उसके बाद डेवलपर। तो आज अगर भाई को कन्विंस नहीं कर पाए तो ये चारों डिग्रियां बेकार है। Right. So basically, मैं बोलता हूँ घर मत खरीदो. And so that is my main learning, which I keep saying on social media. Crores of people have heard me say this. Today, people watching this will be surprised. Sharan is on a podcast talking to real estate developers. क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? Right? So my first question to you guys is, convince me that real estate is a good investment for making money. Allow me to answer. आप शुरू करो। See, After he finishes, I'll just say one line. All the guns out. फिर एक ही लाइन, उसके बाद आप कन्विंस होने ही। देखिए, see, first of all, we need to understand this. There are hundreds and thousands types of investments available in this world. Right. And now you have modified investments options as well. Cryptos and intangible assets, बहुत सारी IPs, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके Correct. पास। रियल एसेट्स को रियल क्यों बोलते हैं? क्यों हम टच कर सकते हैं? Because it's real. $394 trillion of wealth as per the last year's report. ये रियल एस्टेट की वेल्थ है वर्ल्ड में, which is highest in the world. Even more higher than the liquid currency. इसको एक सेकंड के लिए, सॉरी, इसको एक सेकंड के लिए पर्सपेक्टिव देते हैं, Okay. बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से। भाई ने अभी बहुत डीप है वो तो। माइंड रीड कर लिया। ग्लोबल जीडीपी, टोटल ग्लोबल जीडीपी, एंड यू नो हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑफ Yes. एवरी कंट्री। हर देश की एक जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है आपको पता है। Correct. इट इज नॉट द लिक्विडिटी बट इट इज द प्रोडक्टिविटी दैट इज मेजर्ड, राइट? सो इट्स अ प्रोजेक्शन। Correct. टोटल जीडीपी पूरी दुनिया की आज की तारीख में मोटा मोटी 120-130 ट्रिलियन डॉलर के नीचे है। Correct. अब उसके कंपैरिजन में अनलॉक्ड वेल्थ विच इज illiquid in the world has crossed $400 trillion of registered updated real estate value, not notional value. अनरजिस्टर्ड अलग है, प्लस कोई चीज़ है, जैसे मेरा जो का बंगला है हमने 30 साल पहले खरीदा था, तो उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू तो तब की है। कॉस्ट प्राइस आज 30 साल के बाद कितना उसका ग्रोथ हुआ है वो लिया ही नहीं है। वो तो आज हमने डेट में लिया नहीं है। FMV की तो बातें नहीं कर रहे हैं। $400 trillion Market value नहीं है। दैट इट्स नॉट मार्केट वैल्यू। ठीक है। अभी कॉस्ट मार्केट बड़ा है, वो मैं अभी बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट कॉस्ट की बात करते हैं, तो 2024 का डेटा बोलता है $394 ट्रिलियन, राइट? रियल एस्टेट इज द ओनली एसेट अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड who will always let you preserve your money whatever the situation might be. Even the gold can also fall, but real estate will take to its original place whatever the situation might be. There is no comparison of real estate. अभी आप whenever you will make money, आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे? इन्वेस्ट करो, गोल्ड save खरीदो या घर खरीदो? Correct. क्या बोलेंगे आपको? मुझे पहले घर खरीदने के पहले लिए घर खरीदने को बोलेंगे ना। बेसिकली दे फील मोर सिक्योर्ड अबाउट द होम। Correct. अब इसमें एक जो परसेप्शन है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट सेफ नहीं है, क्योंकि वो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म एसेट समझते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म विजन, नॉट अ लॉन्ग टर्म एसेट। इंटरेस्टिंग। वो रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म एसेट होता है। आपको शॉर्ट टर्म यू हैव टू मेक मनी, स्पेशली इन दिस मार्केट जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, रोलर कोस्टर मार्केट है। यू नीड टू टेक एग्जिट ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड यू नीड टू री इन्वेस्ट इट अगेन एज पर योर कंफर्ट लेवल। अभी आपने जैसे भाई ने जुहू में बंगला खरीदा, आप बंगला एक ही खरीदो जिसमें आपको रहना है। हाँ. उसके बाद आपके जितने एसेट है उसकी तो नोशनल, हाँ, उसकी नोशनल वैल्यू है, वो आपको बेचना नहीं है, वो छोड़ दो, वो आपकी छत है। हाँ. वो आपका कंफर्ट कोई भी हो सकता है। अब अंबानी जी को बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा घर चाहिए, हमारे जैसों को छोटा घर चाहिए, वो हमारा अपना अपना एक वैल्यू है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड वन हाउस, राइट? Correct. द ओनली पॉइंट इज, अगर मान लो आपको रियल एसेट्स में ट्रेड करना है, रियल एसेट्स में
आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यू हैव टू मेक इट अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, नॉट अ रियल एस्टेट प्रोडक्ट। आप उसको स्विच कर सको, एग्जिट कर सको, लिक्विडेट कर सको, पैसा बैंक में लेके आ सको और उसके बाद दोबारा इन्वेस्ट कर सको। तो हर 2 साल के बाद आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए। तो बोल रहे हो ट्रेडिंग करो रियल एस्टेट में, एसेट नहीं। ट्रेडिंग नहीं, देखिए ट्रेडिंग होती है एवरीडे, ओके, ट्रेडिंग नहीं होती है। शेयर भी अगर आपका 1 साल से ज़्यादा अगर आप रखते हो तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं। करेक्ट। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये एक एग्जिट स्ट्रेटजी है जहां पर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप 2 साल के बाद उसको एग्जिट कर सको। करना है या नहीं करना है, दैट इज योर चॉइस। आप रियल एस्टेट को अगर एग्जिट कर सकते हो तो देन इट इज योर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताइए एक भी दुनिया में दूसरा एसेट जिसके पास ये फीचर है जो हम एग्जिट कर सकते हैं? नहीं, एटलीस्ट एप्रिसिएशन पे एग्जिट कर सकते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि आप दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी खरीदिए जिसमें कि आपको 80% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि एप्रिसिएशन मिलेगा। एक भी एसेट बताइए। ब्लू चिप स्टॉक्स शायद, जिनकी 30-30 साल की एक ट्रैक रिकॉर्ड है, शायद वो एप्रिसिएशन तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन रियल एस्टेट भी गिर सकता है ना? वही मैं आपको बता रहा हूँ, रियल एस्टेट अगर गिरेगा भी आपका तो इतना नहीं गिर सकता किसी भी कंट्री में, किसी भी मार्केट में, कि आपका 80% से नीचे चली जाए वैल्यू, क्योंकि उसके पीछे जीरो नहीं होगा। 100% नहीं, जीरो तो हो ही नहीं सकता है। अगर आपका रियल एस्टेट क्रैश भी होगा ना तो वो वर्ल्ड वाइड क्रैश होगा एंड फॉर द टाइम बीइंग क्रैश होगा। कोविड में प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरे थे, बट वो 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए गिरे थे, क्योंकि वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। अगर आज यूएई रियल एस्टेट मार्केट की चलिए बात करते हैं, अगर यूएई रियल एस्टेट मार्केट अगर गिरेगा तो वो धड़ाम से पूरा गिरेगा और वो एकदम से ऊपर उठेगा। 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। Correct. तो वो सिर्फ आपके एसेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ओके, आप मेरा पॉइंट समझ गए? समझ गया। इकोसिस्टम, द होल वर्ल्ड, मैक्रो पॉइंट। हम भारतीय संस्कृति से आते हैं, यस, और रियल एस्टेट मतलब लैंड। Yes. लैंड माने कि हमारे यहाँ धरती। यस। माँ, धरती को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा दे के जाती है। माँ कभी लेती नहीं है, माँ हमेशा देती है। या आप अगर यूएई रियल एस्टेट की बात करो, बहुत लोग बोलते हैं यार बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, ये है वो है। मैं कहा ठीक है, ओके, स्टैट्स क्या बताते हैं, डेटा क्या बनाते हैं? मैं आई एम ए डेटा ओरिएंटेड गाय, आई लव टेक, आई लव डेटा। मैंने एक्चुअल बैठ के इसके ऊपर डेटा एनालिटिक्स की। वर्स्ट क्रैश जो लीमन ब्रदर्स क्राइसिस के बाद आया था 2008, यस, और क्रैश को इवॉल्व होने के लिए, बॉटम आउट होने के लिए, रियल एस्टेट मार्केट इन यूएई टुक 18 months पोस्ट द क्राइसिस। तो फर्स्टली इट्स नॉट एन ओवरनाइटर। जैसे आज स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड बिफोर इट बॉटम्स आउट, इट डजंट क्रैश ओवरनाइट। ओके, तो यू हैव टाइम टू क्रिएट एंड प्लान योर एग्जिट्स। जैसे वो बोल रहे थे ना कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देखो कि भाई ठीक है, मैंने इतना कमा लिया, मैं एग्जिट कर लेता हूँ। इवन इन द डाउनवर्ड, इफ यू आर ग्रीडी एंड यू आर स्पेक्युलेटिव, देन you'll pay the price for it, right? But it gives you an option, क्योंकि ये माँ है। दूसरा, वो थप्पड़ लगाने से पहले 1-2 बार वार्निंग तो दे देगी। हाँ, दूसरा क्या है कि द ओवरऑल मार्केट डिप्रेशन was only 28%. I understand 28% is a lot in real estate, but लोग जो बोलते हैं यार 50% डाउन हो गया, 60% डाउन, दिस इज नॉनसेंस। These are only people who are in one-off stories. किसी ने बहुत speculative buying की, किसी ने बैंक में over leveraging की, and that's how they lost so much of their मुद्दल। सारा पैसा खत्म हो गया। आप leverage मुद्दल मतलब their capital, प्रिंसिपल, their principal. So you can erode your capital क्योंकि आपने उसके ऊपर 1:4, 1:5 times leverage मारा था तभी। तो वो अलग बात है। बट रियलिस्टिकली ये मार्केट सिर्फ 28% का डाउनवर्ड ट्रेंड आया। वो वर्स्ट फेज में। और वो कब आया? वो तब आया जब यूएई वाज अ नेसेंट मार्केट। दिस इज, आई मीन, हैट्स ऑफ टू द लीडरशिप हियर। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ द लाइफ ऑफ दिस मार्केट। 25 साल हुए हैं फ्री होल्ड को, 25 साल महज। यूके देख लीजिए, लंदन देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, सब 200 साल पुराने रियल एस्टेट मार्केट्स हैं, राइट, जहां पे आपकी फ्री होल्ड, लैंड टाइटल, रजिस्ट्रेशन सब कुछ है आपके हाथ में। ये 25 साल पुराना है। करेक्ट। इसमें 2 बार केवल बड़े ड्रॉप्स आए हैं। बीच में एक बार छोटा ड्रॉप आया, पर टेम्पररी था। 2 बार, हाँ। और कोविड वाज अगेन अ ड्रॉप। यस, इट्स अ वर्ल्ड वाइड ड्रॉप। उसके बाद, हाँ, वर्ल्ड वाइड, उसके बाद टेक ऑफ हुआ। सो दे हैव बीन एबल टू करेक्ट। जो 28% का डिप आया वो दोबारा कभी नहीं आया। Not even in COVID, when you look at the overall dip, COVID was में not below कितना dip हो 28%. गया? It was closer to 22. And that Cushion too आया. for a short And that term is period. that is also for a very short window. बिल्कुल सही कह रहे हैं। Recovery came back really quickly. चरण जी का The जो second thing, हाँ जी, ओरिजिनल क्वेश्चन है ना जी, वो मैंने कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को सुना। correct है।
तो आप जो बता रहे हो वो है मैक्रो। मैं अगर एक इंडिविजुअल यूनिट पे आ जाता हूँ तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप वर्सेस टोटल वैल्यू ऑफ ओनरशिप हम देख रहे हैं, उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके अगेंस्ट मेरी रेंटल इनकम कहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं ना, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, राइट। सो फाइनेंस एक्सपर्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा बस में आ गया। आरओई पे बात करते हैं सीधा, उसके बाद ही विल टेक ओवर। मेरे लिए एक बहुत सिंपल लाइन है, आज जितने म्यूचुअल फंड्स में मेरे फादर इन्वेस्टेड हैं, जितने उनके वेल्थ आप म्यूचुअल मैनेजर्स फंड्स में हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हो? मैं पर्सनली नहीं करता, ओके क्योंकि मुझे वो रिटर्न्स पसंद नहीं है। ओके तो 20% रिटर्न्स आपको? नेट रिटर्न्स मुझे लगता है कि 20% नहीं है, वो ग्रॉस रिटर्न्स हैं। ओके नेट रिटर्न्स जो हाथ में आते आते वो 14% के आसपास आते हैं इफ यू आर लकी, Okay. वरना 12% के आसपास आपको नेट रिटर्न्स मिलते हैं। करेक्ट भारत में अगर आप देखें तो 6-7% तो इन्फ्लेशन है, करेक्ट राइट, एवरेज आउट करके, Yes. इफ यू लुक एट इट। मैं जब यहाँ पे रियल एस्टेट में एज एन इंडिविजुअल, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा मुझे BMW के अंदर एक यूनिट खरीदनी है, खैर इनके लिए तो सब कुछ है, बट इन्होंने कहा मुझे खरीदनी है। पहले तो इनको 4.5 से 5% का करेंसी के ऊपर गेन है एनुअलाइज्ड, INR to dirhams, हाँ, तो उसके ऊपर गेन है एनुअलाइज्ड। करेक्ट, इफ यू टेक 30 ईयर एवरेज पकड़ लो, Yes. बिकॉज वी आर पेग्ड टू द डॉलर फॉर 39 ईयर्स, यस लास्ट 39 ईयर्स, तो उसको मत ज़्यादा ही गिनो। है, आजकल तो ज़्यादा हाँ, ही। आजकल तो ज्यादा ही, बट उसको मत गिनो। चलो या बेस लाइन पे आज BMW अपने रिटेल इन्वेस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आज हमारे पास आते हैं बोलते हैं $100 मिलियन मुझे आपके साथ में प्रोजेक्ट लेवल पे इन्वेस्ट करना है, मैं बोलता हूँ रिटेल इन्वेस्टर जो बाय करता है, जैसे एक्वाक में जिसने खरीदा, अर्ली Actual बायर्स, unit buyer. रियल एंड यूनिट बायर एंड यूजर is averaging on our units between 22 to 32% building to building, averaging out somewhere around 25-26% annualized. Wow. Now this is before any taxes, because there are no taxes. ओके There is no capital gains when he exits. राइट तो आप सोचो कि उसका नेट रिटर्न क्या आ रहा है, उसकी यील्ड क्या आ रही है। वी आर क्रिएटिंग जेनरेशनल वेल्थ। अच्छा, इसको एक बार आप इंडिया के सिनेरियो से कंपेयर कर सकते हो मेरे लिए? ठीक है, मैं इसको और सिंपल करता हूँ। आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी इंडिया में, आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है एनुअलाइज्ड? 8.5%, 8.5% इंटरेस्ट है। यहाँ पर 4.5% ब्याज है। इंडिया में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एनुअल रेंटल आपको कितना मिलेगा? 2%। यहाँ पर मिलेगा आपको 9%। तो अगर आप 30% अपनी इक्विटी लगा रहे हो, 70% बैंक लीवरेज कर रहे हो, या 60-40 भी चलो कर लेते हैं आपका, तो 7-8 साल में तो प्रॉपर्टी आपकी वैसे ही फ्री हो गई। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, और टैक्स को तो मैं गिन ही नहीं रहा। उसके बाद आ जाते हो आप, जैसे BMW जो प्रॉपर्टी बना रहा है, जैसे भाई ने बताया, अभी हम स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल अलमरजान की बात करते हैं। अलमरजान आइलैंड पे जहाँ पर डिमांड है 65,000 यूनिट्स की, सप्लाई होने वाली है 8,000 यूनिट्स की, वहाँ पर एयरबीएनबी के मॉडल के ऊपर आप 25-30%, चलिए 20% पकड़ लेते हैं, एनुअलाइज तो आप वैसे ही कमा लोगे। शॉर्ट टर्म रेंटल, ठीक है। दुबई में एवरेज करते हैं लोग 16-17% ऑन शॉर्ट। मैं कहता हूँ 10% भी कमा लिया उस पर, 10% भी अगर आपने कमा लिया, और अगर आपने उस पर 50% बैंक लोन भी ले लिया, और एप्रिसिएशन को तो मैं गिन ही नहीं रहा। अभी एप्रिसिएशन तो कितना होना है वो भी नहीं जानते। मकाऊ में 37 टाइम्स हो गया था। अभी जब हमने प्लॉट लिए थे 90 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे प्लॉट लिया था, आज 1200 दिरहम का तो प्लॉट है। जब हमने 2022 में प्रॉपर्टी बेचनी शुरू की थी तो 500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे रेडी एसेट मिलता था, आज 6500 दिरहम पे भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी मिलती है। 6500 दिरहम, 6500 मतलब 6,500 दिरहम पर स्क्वायर फीट ऑफ प्लान वर्सेस 500 दिरहम रेडी एसेट। हमारी जो पहली बिल्डिंग थी एक्वाक, जिसने हमारे साथ में 1650-1700 में अर्ली बर्ड इन्वेस्टमेंट किया, आज उसके पास में सामने मार्केट से 2600-2700 का ऑफर है। अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी 18 to 24 months। भाई एक चीज और है, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी विच इज नॉट रेडी येट, अगर उसमें सेकेंडरी सेल्स हो रही है विद अ 20% एप्रिसिएशन, सो व्हाट डज इट मीन? 20, 30, 40% अप्रिसिएशन भी हुआ है। आप कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। मुझे आप बस एक चीज़ बताइए, ठीक है मैं आपकी बात भी मान जाऊंगा कि रियल एस्टेट इज़ नॉट अ गुड एसेट टू इन्वेस्ट, बट व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूट? एक चैलेंज और आता है कि लिक्विडेट करने का अपने आप में चैलेंज। बाकी तो लिक्विड फंड्स हैं या और फंड्स हैं, अभी किया, कल सुबह पैसा आ गया मेरे पास में। लिक्विडेट करने के चैलेंज को आप एड्रेस करो। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लेते हैं, देयर इज़ नो मार्केट ऑफ सेकेंडरी, लेट्स से। पहली बात तो ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे यूएई में। देयर आर 43,000 ब्रोकर्स इन यूएई आउट ऑफ 10 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब कि 0.4% हो गया भाई। 0.4% तो सिर्फ ब्रोकर्स है, तो कोई ना कोई तो आपका माल बेच देगा भाई।
नहीं बिकता माल आपका 70% तो आप बैंक लीवरेज भी ले सकते हो। 180 देशों से लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं प्रॉपर्टीज, 180 कंट्रीज। अगर आपकी वैल्यूएशन हाई हो गई तो एलटीवी पे 70% तो बैंक लीवरेज होगा। थोड़ा वो डिफरेंस है। इफ़ यू लुक एट इंडिया, भारत में अगर आप गोवा को देखो, एक टाइम था जहाँ आप दिल्ली के हो तो भी आपको गोवा में खरीदना है, हाँ। आप बैंगलोर के हो तो भी आपको गोवा में खरीदना है। बैंगलोर में आपने लॉन्च की प्रॉपर्टी तो दिल्ली वाला आके खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। पुणे वाला महाराष्ट्र बॉम्बे तक आ जाएगा, मुंबई तक आ जाएगा, मुंबई वाला शायद पुणे तक चला जाए नहीं जाए, बट गोवा तक जाते थे लोग। करेक्ट। एक टाइम था। यूएई इज दैट टू द वर्ल्ड। आज यूएई मार्केट ऐसा हो गया है जहां पे 180 से ज्यादा देशों से रजिस्टर्ड बायर्स है यहाँ पे। फ्यूचर यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग इतनी तेज है जो इस वक्त काम चल रहा है, बिकॉज हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं गाइडेंस ऑफ द रूलर्स हियर। तो वहाँ पर आज जो टोकनाइजेशन पे काम चल रहा है, इट इज़ द फर्स्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। हम एआई की बात करते हैं तो आप इमीडिएटली क्या सोचते हो? यू थिंक ऑफ अमेरिकन कंपनीज। आप चैट जीपीटी की बात सोचते हो, यू स्टार्ट टू थिंक ऑफ जेमिनाई, यू स्टार्ट टू थिंक ऑफ ऑल दीज कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज। राइट। बट दुनिया की पहली एआई मिनिस्ट्री और पहला एआई मिनिस्टर कहाँ है इस देश में? उमर उलामा। This is AI minister here. Yes. उमर उलामा AI was the ministry. world's first AI minister with an AI ministry. वो गिमिक नहीं कि एआई का मिनिस्टर बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिनिस्टर बना दिया, डिजिटल मिनिस्टर नहीं, रियल ह्यूमन बीइंग। Okay. द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ क्लियर एंड ओपन एआई पॉलिसी। और पीछे से आपको आज अबू धाबी ने $1.2 ट्रिलियन ऑन एआई फोकस टेक को अगले 10 साल में कैपिटल कमिटमेंट किया हुआ है। $1.2 ट्रिलियन ऑफ कैपिटल गोइंग इन। कैपिटल गोइंग इन इनटू अ प्लेस लाइक एआई जहां पे आपका एवरेज इन टू आउट हैज बीन 40-50x। सो इमेजिन वेल्थ क्रिएशन क्या होने वाली है यहाँ पे। एंड ऑल दोज बिग कंपनीज आर नाउ लुकिंग कि हमें इस देश में आके एक हेडक्वार्टर सेटअप करना है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की सेल्स के लिए, ग्लोबल सेल्स के लिए। एनविडिया ने यहाँ काम शुरू कर दिया। दे वॉन्ट टू सेट अप अ बिग स्ट्रक्चर हियर। मेरे दोस्त जिनको हम मिल रहे जा रहे हैं अभी यूएस, सिलिकॉन वैली के दोस्त, वो सब फ़ोन करके बोलते हैं यार जो एनविडिया जहाँ पे बना रहा है उसके आसपास हमारे लिए भी कुछ खरीदे यार। हम 30-40 लोग मिलके एक पूरी बिल्डिंग ले लेते हैं। कैन BMW मेक इट बिल्ड टू सूट फॉर अस? सो दैट इज द माइंड सेट। So दिस इज वेयर दिस कंट्री इज गोइंग। So let's do one quick comparison. आपने गोवा की बात किया और आप UAE की बात कर रहे हो. Dubai to the world. Dubai to the world. So if I compare Goa and let's say UAE, and if I do the real estate comparison, Goa में there is limited land and only I think 20% you can make it into residential properties. Majority of it is forested area. So even if I'm a builder going there, I can't just cut down trees and make more, properties. So there is a certain supply, issue over there. And because there is limited supply, value will keep going up, right? We don't value things which can be infinitely produced, like how a dollar is being printed. Correct. I can't print more land in Goa. करेक्ट। If I look at Dubai, डिमांड सप्लाई की गैप कर रहे हो आप। correct. Correct. If I look at Dubai में once you run out of beaches, you are making new islands, right? And then there is so much of empty land still there that you can just keep going, making more and more properties. So there's no, limited supply, right? You can keep making whatever you want, I want to answer. right? And secondly, you guys are converting a desert into a forest. Like there's Al Barari area, which I visited. It's full of forest, which was a Correct. desert. Correct. So you are able to make anything you want. Correct. So in a place where you can do anything you want, what is the value of me buying something here? Okay. ग्रेट क्वेश्चन भाई प्लीज। See, ये real का question है. see, first of all, we need to understand here is that this is a kingdom, not a democracy. In kingdom, the government has their business wings also, right? दुबई की बात करते हैं. दुबई में there is an entity called दुबई होल्डिंग्स. ठीक है. दुबई होल्डिंग्स में जितने बड़े मास्टर डेवलपर्स हैं वो सब जाकर के मर्ज हो गए. मिराज, नखील, मैदान, ये सब जितने डेवलपर्स हैं वो जाकर के दुबई होल्डिंग में मर्ज हो गए. अभी दुबई them like PSUs in India. PSUs, ठीक है ना. अब दुबई होल्डिंग का काम क्या है? मैं सिर्फ दुबई होल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी और बहुत सारे डेवलपर्स हैं, मास्टर डेवलपर. ईमार इज़ ऑल्सो अ मास्टर डेवलपर. इनका काम क्या है? मास्टर डेवलपमेंट करना. मास्टर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को उठाना, उसको क्लीन करना या एक मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना और उसके ऊपर छोटे छोटे प्लॉट काट के हम जैसे डेवलपरों को दे देना कि आप जाके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो. और कुछ कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर दिया. तो ये जो रेगुलेटर है
ये कंट्रोल करता है कि सप्लाई कितनी करनी है, राइट। मास्टर डेवलपमेंट किसके हाथ में है? सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में, कोई नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ने अगर ओवर सप्लाई किया, डेजर्ट को क्लीन किया और मास्टर डेवलपमेंट लेकर आया, तो हु विल बी एट द लॉस? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो अपना लॉस कभी नहीं करेगी ना। रियल एस्टेट तो सबसे बड़ी इनकम सोर्स है यहाँ पर। तो ये लोग सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और एक दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। अब आप पॉपुलेशन को, ग्राफ को कंपेयर करोगे जब सप्लाई के साथ, तो आपको पता चलेगा सप्लाई क्राइसिस है। अब आपको सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, बट दिस इज ट्रू। पॉपुलेशन बढ़ने वाली है 2 मिलियन लोग अगले 5 सालों में, और घर हम सप्लाई करने वाले हैं 3,72,000। ये डेटाबेस बोलता है, मैं नहीं बोलता। 20 lakh people will come and there are only 372,000 houses that can be delivered in next 5 years. 4.25 लाख एक घर में मैं 4 लोगों को बसा सकता हूँ, ये डेटाबेस बोलता है। तो मेरे पास 12 लाख लोगों से ज़्यादा रहने के लिए जगह नहीं है। 20 लाख लोग आने वाले हैं, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? पिछले साल यूएई के अंदर 19 मिलियन लोग आए थे, इस साल 25 मिलियन लोग आ चुके हैं सिर्फ रासल खेमा के अंदर, टूरिस्ट। और वही टूरिस्ट आकर के यहाँ पर रेजिडेंट बनते हैं। अगर एक साल में 4 लाख लोग भी आए रहे यहाँ पर, 25 में से 4 लाख लोग बोल रहा हूँ। इसमें कितने लोग हैं जिनका सेकंड होम है? ये बस आ रहे हैं इसलिए लेके एक रखा हुआ है? वो तो अब मैं काउंट ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वो लोग काउंट कर रहा हूँ जिनको घर एक्चुअली में रहने के लिए जरूरत है। उसका आंसर मैं इन्वेस्टमेंट तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज अगर आपने न्यूज़पेपर देखा तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिलियनर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो स्टील के बिलियनर हैं, अब उनका आर्टिकल आया हुआ है कि वो यहाँ मूव हो गए हैं, यूके से मूव हो गए हैं, लक्ष्मी मित्तल। तो ये एक ट्रेंड है। अगर मैं यूके की बात करूं, सिर्फ यूके की बात करते हैं, बिकॉज हम यूके गए, वी आर ओपनिंग एन ऑफिस देयर इन लंदन। तो हम यूके गए, हमने काफ़ी वहाँ काम किया, एंड वी स्टार्टेड सेल्स क्वाइट वेल, वेरी स्ट्रांगली इन यूके। वहाँ पे पिछले 2010 से लेके 2025 की डेटा की बात करते हैं, ऑफिशियल HMRC डेटा, 31,000 मिलियनर्स और मल्टी मिलियनर्स, हम मिलियनर्स मतलब जनरली फ्यू मिलियन पाउंड से लेके बिलियंस ऑफ पाउंड्स तक गिनेंगे। 31,000 हैव एग्जिटेड यूके, 31,000। इस 31,000 में से पिछले 5 साल में पोस्ट कोविड 11,000 हैव एग्जिटेड, एंड द मेजॉरिटी ऑफ देम हैव चोजन विच डेस्टिनेशन? यूएई। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। जो हम मास्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब उसमें गवर्नमेंट सप्लाई को कंट्रोल कर रही है। अगर सप्लाई कंट्रोल रहेगी तो आपको प्राइसेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ही सारा काम कर रही है, लीडरशिप ही सारा काम कर रही है। हम लोग सिर्फ एक तरीके से वी एक्ट लाइक अ पपेट। तो आप बोल रहे हो गवर्नमेंट इज लुकिंग एट द सप्लाई, गवर्नमेंट इज मैनेजिंग एवरीथिंग। ये ऐसा कहीं और नहीं होता है। ओके, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो हो ही नहीं सकता है ना। इंडिया में तो आपके पास 28 डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, उनके अपनी पॉलिसीज हैं, लैंड रूल्स हैं, फिर उसमें कोर्ट्स के अलग डिसीजन है। यहाँ ये सब नहीं होता है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट ऑल्सो भाई। क्या होता है, इंडिया में मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे दादाजी ने एंसेस्ट्रल मेरे दादाजी ने 200 साल पुराने खरीद के रखी हुई थी, या मेरे मतलब ट्रस्ट में आई थी, ब्रिटिश ज़माने से मेरे पास में। ऐसे बहुत सारे लैंड बैंक्स हैं। 50 साल पहले जब लैंड की वैल्यू X थी, तब बहुत लोगों ने लैंड्स खरीद के रखी हैं, राइट। तो लैंड बैंकिंग का एक चलन है। यहाँ पे प्राइवेट लैंड बैंकिंग नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल इस बात का है कि वेरी फ्यू पीपल डिसाइड एंड कंट्रोल इन द रूलरशिप, इन द विजन, कि ज़मीन कितनी रिलीज़ करनी है, कहाँ रिलीज़ करनी है, किस तरफ डेवलपमेंट डालना है। अब दुबई साउथ के तरफ उन्होंने अगर प्लान किया कि $15 बिलियन हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो बनाना है। करंट दुबई एयरपोर्ट विच इज़ वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड, उससे 3 गुना बड़ा हमको कैपेसिटी के साथ मखदूम एयरपोर्ट, DWC। अब वो पूरा दुबई साउथ को हमें कैसे डेवलप करना है, ट्रैफिक कैसे क्रिएट करना है, स्पेस कैसे क्रिएट करना है, इसकी मास्टर प्लानिंग कैसे, दे आर स्पेंडिंग $15 बिलियन उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। तो हम जैसे लोग फिर उतरेंगे और वहाँ डेवलप करेंगे। अभी तो लॉज हैव बिकम सच कि ये वो एक्सपो वाला एरिया है ना, बिल्कुल, जहाँ आप गए थे, DIP की तरफ से लेके एक्सपो से लेके ऑल द वे टू न्यू पाम जबल अली, होल स्ट्रेच इज बीइंग डेवलप्ड। यस, अगर आप कहते हो कि चलो मैं अभी लैंड खरीदता हूँ, 10 साल में कुछ नहीं करूँगा, आई विल वेट, बाद में बनाऊंगा, देयर आर पेनल्टीज। अच्छा, आप बैठ नहीं सकते जमीन के ऊपर। आपको पता है भाई, सऊदी ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है, यू हैव टू पे 10% टैक्स इफ यू आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग योर लैंड।
एवरी ईयर, और अगर 3 साल तक आपने वो टैक्स भी पे नहीं किया है तो दे विल ऑक्शन योर लैंड, रिकवर द 30% अमाउंट एंड देन दे विल गिव यू द रेस्ट ऑफ योर मनी। क्या पर्पस क्या है इसका? उनको कंस्ट्रक्शन चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूं, जमीन खाली नहीं छोड़ सकते आप। हाँ, और आप वहाँ पे बंजर ज़मीन लेके छोड़ दियो तो डेवलपमेंट नहीं आएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज कौन करेगा? राइट। अभी ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसको एकोमोडेट करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बना रही है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, आप बोल रहे थे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, लाइक अभी पास्ट में हुआ है बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन, फिर दूसरी कंट्री में बहुत हाई टैक्सेस है, गोल्डन वीजा प्रोग्राम। yes, but if I am UK, if I am let's say India, and I am seeing that my millionaires are leaving, and the tax is going to, it's not going, it's coming to UAE and where there's no tax, so all my millionaires and rich people are leaving. Will I let this to continue happening for the next 10 years? Meaning, what I'm saying is, if countries introduce new laws, wars eventually end, don't you think the attraction power of UAE will reduce? That is what converts you. When people come here to stay for a few months, they start to convert and start thinking the quality of life, the safety here, the level of crime here. There is such a big difference from a lot of places in the world. Right? I'm talking about first world countries. हम UK की बात करते हैं. Knife crime इतना बढ़ गया लंदन में. The people are scared. Right. Theft तो बहुत common place है. और यहाँ सिक्योरिटी अच्छी है। यहाँ की आपकी एक सेफ्टी सिक्योरिटी. एंड सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो कंट्री कैन चेंज अ माइग्रेटरी लॉ. इफ आई वॉन्ट टू लीव अ कंट्री एंड आई वॉन्ट टू सरेंडर my citizenship, passport, whatever it is, or if I want to go overseas to go and work, today the largest contribution to foreign income in today's steady contribution to foreign income that has been growing despite the ups and downs has been non-resident Indians sending money back home, Right. repatriating capital. Right. Our potentially, if I'm not mistaken, data should show it is the second highest dollar generator, foreign exchange reserve जो हम बोलते हैं, second highest is coming from NRIs. I want to add one more thing. the country. Yeah, I want to add one more thing here. Now, what BMW is doing right now is we are committing 10,000 crore rupees for making India product over next 4 years. So what we are doing is that we are sending the US dollars back to our country to procure goods. Even if we have other options available, Even though those other options like China expensive. are cheaper, Yeah, are cheaper. India is more expensive. But still, we want to buy from India. Recently, we did a deal with one of the mines in Udaipur, where we are procuring whatsoever marble they are producing over next 4 years. We will be getting all the marbles for our projects. Bath fittings, sanitary, You name it. lights, furniture, everything we are getting from India. So this is a kind of contribution which we want to do from our end as well. तो ये हमारे लिए easy है, because ये तो हमें खरीदना ही है ना. अब चाहे मैं इटली में जाके पैसा दूं या चाइना में दूं या मैं जर्मनी में दूं, मैं कहीं पर भी पैसा जाके दूं, वो मेरे को माल आएगा. ठीक है ना. अगर वही माल मैं इंडिया से खरीदता हूँ तो मेरे इंडिया में पैसा जाएगा. और भाई और मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, हम सिर्फ चेक भेज के खरीद नहीं रहे, हम वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल की टीम्स भेज रहे हैं, उनको एक्सपोजर दे रहे हैं कि भाई देखो ये तरह से अगर आप करोगे ना इस मार्केट में Standard है आपको एक स्टैंडर्ड उनका upskilling भी कर रहे हैं, उनका अपस्किलिंग कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद उनके डोर्स ओपन हो जाते हैं कि भाई देखो हमने यूएई में इतना बड़ा सप्लाई किया है BMW को, अब वो शायद फ्रांस भेजें चाहे यूएस भेजें, उनके मार्केट्स ओपन हो जाते हैं. मोरबी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट. भाई मोरबी दुनिया का सबसे बड़ा पोर्सिलिन टाइल्स मैन्युफैक्चरर, दुनिया का सबसे बड़ा. मैं वहाँ शूटिंग भी की है. It's a little further from Rajkot. Have you been to Morbi ever? No. It's a universe. You must go see what they've done. ब्रांडेड and unbranded टाइल्स सारी वहीं बढ़ रही हैं. Brilliant. Where is it? Morbi is in Gujarat, near Rajkot. Gujarat. It's a 2 hours drive from City Rajkot. only for tiles. Okay. Ceramic. Across ceramic. अच्छा. आपने अभी बीच में जो बात बोली ना कि लोग दुनिया में दुबई का स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ के एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद फिर देन विद द एक्सपीरियंस दे वांट टू बाय. ये ऐसे ही जैसे आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो, ट्रैफिक आता है आपके लैंडिंग पेज पे आता है, लैंडिंग पेज पे आपके कंटेंट के साथ एंगेज करता है, बहुत टाइम तक एंगेज होता है, उसके बाद कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी बनती. तो जब दुनिया भर से ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे, वो अवेयरनेस है, अवेयरनेस अपील, और बाद में फिर जो है एक्ट, और बाद में एडवोकेट भी बनता है. और उनमें से ये जो नंबर बता रहे हैं, ये ब्रोकर भी बन रहे हैं, ये जो मकान खरीद रहे हैं ब्रोकर ही बन रहे हैं. पर मेरे को एक सवाल है रियल एस्टेट के स्टिग्मा पे, जो इंडिया में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं थोड़ा यहाँ का कंटेक्स्ट LHS RHS रेफरेंस पॉइंट के साथ कंपैरिजन में देखना चाहता हूँ. मैं मेरे को अभी पर्सनल एक्सपीरियंस है.
मेरे को 35,000 स्क्वायर फीट का एक सिंगल प्लेट नोएडा में ऑफिस लेना था, जहाँ मेरे को अपने 700 एम्प्लॉयज़ बैठाने थे। मुझे चाहिए था कि सिंगल प्लेट होगा, थोड़ा ग्रैंडियर होगा। क्या आप जैसे लोग आते हैं ऑफिस में तो थोड़ा देखने में बड़ा लगना चाहिए हाँ भाई कितने लोग बैठे हैं, तो बड़ा बिजनेस का बड़ा ऑफिस। तो मैं और मेरे डायरेक्टर एक रियल एस्टेट के बड़े डेवलपर से वहाँ के सॉलिड, जिसके पास 35,000 स्क्वायर फीट एक प्लेट पे मिलना मुश्किल है आपको, नहीं तो मल्टीपल फ्लोर पे लेना पड़ता है, तो कम मतलब चॉइसेस कम है। उनके साथ हम रेडिसन में सेक्टर 18 नोएडा में बैठे, बोले क्या लेंगे, हमको सूप लेते हैं वेजिटेरियन। बोले ठीक है। और चारों ने अपने अपने सूप ऑर्डर कर लिया। एक सबसे बड़े ब्रोकर है इंडिया के, उन्होंने मीटिंग कराई डेवलपर से। अब मैं और मेरे डायरेक्टर एक चम्मच सूप पिए, उनसे बोले कि भाई आप सूप नहीं पी रहे, तो बोले अभी पीता हूँ। तो फिर मैंने पूछा प्रोजेक्ट कितना रह गया, कब हो रहा है, बोले बस दिसंबर में दे रहे हैं, तब वैसे रेडी है, आप अपनी तैयारी शुरू करो। हमने 1-2 चम्मच सूप पढ़ लिया। मैंने बोला कि भाई आपने सूप शुरू ही नहीं किया, कह रहे 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम अपने बात करते रहे कि क्या क्या एमिनिटीज़ हैं अंदर और कितने का पड़ेगा, डिस्काउंट क्या दे रहे हो, थोड़ी बातचीत शुरू की आपने। अब हम हेजिटेट कर रहे हैं कि हमारा सूप ख़त्म होने वाला है, इस भाई ने अभी शुरू भी नहीं किया। तो मैंने कहा आपने कहा था अभी ख़त्म कर रहे हो, कह रहे अगले मिनट में पूरा सूप एक बार में पी लूँगा। फिर इतने में हमारा धीमे धीमे मीटिंग चलते चलते सूप ख़त्म हो गया। नहीं, ये भाई ने सूप पिया ही नहीं, एक चम्मच भी नहीं पिया। Because he was in a soup. I don't know. Company was in a soup. लेकिन ये जो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा ब्रोकर है इंडिया का, मैं बाद में खड़ा होकर उसको साइड लेके गया। मैंने कहा भाई 5 बार कमिट करके ये एक कप सूप नहीं ख़त्म कर पाया, ये बिल्डिंग क्या ख़त्म करेगा। इसने 5 बार कमिट किया और उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ये रियल एस्टेट डेवलपर है कि क्या वैल्यू है इसकी बात की, 5 बार अभी ख़त्म हुआ, अभी ख़त्म हुआ, अभी ख़त्म हुआ, अब बोल रहा है दिसंबर में देंगे। तो मैं बोला गलती तो हमारी है। बोला आपकी क्या गलती है। मैंने कहा मैंने पूछा नहीं कौन से साल का दिसंबर, अंदर खाली दिसंबर सुन लिया, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हुआ ये कि अनफॉर्चुनेट है वो अभी जेल में है भाई, और वो प्रोजेक्ट आज तक डिलीवर नहीं हुआ। प्रोजेक्ट को हो गए 4 साल। तो ही वॉज रियली इन अ सूप, रियली इन अ सूप, इसलिए सूप नहीं पी रहा था। इसलिए सूप नहीं पी रहा था। तो डिलीवरी हमको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है रियल एस्टेट डेवलपर के लिए। ब्रोकर उसी पर तभी विश्वास करेगा। यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है, मैं समझाऊँ, क्योंकि इससे रिटर्न ऑन इक्विटी भी इफेक्ट। मैं पूरा समझाता हूँ भाई। देखिए, एक डेटाबेस आप सर्वे करवाइए कि कितने प्रोजेक्ट्स आज तक यूएई में डिलेड हैं, कितने प्रोजेक्ट नहीं बने। मोर देन 95% ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन डिलीवर्ड बिफोर टाइम। उसकी वजह क्या है? बहुत सिंपल वजह है। रेरा आपको एक दिरहम भी हाथ लगाने नहीं देगा जब तक कि आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो जाता, मतलब कि आपको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। आप जितना भी माल बना के बेच लीजिए, वो सारा पैसा विल गो टू द एस्क्रो अकाउंट, 100% मनी विल गो टू द रेरा अकाउंट विच इज़ एस्क्रो अकाउंट। वो डेबिट फ्रीज अकाउंट होता है, उसके अंदर सिर्फ पैसा यूज़ हो सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड दैट टू ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी। अब डेवलपर चेक कुछ भी कर ले, उसने जो लैंड के अंदर पैसा लगाया है और जो रेरा को बैंक गारंटी दिया है और जो मार्केटिंग में पैसा लगाया है और जो ब्रोकर को जो कमीशन दिया है, वो जो उसकी कॉस्टिंग है और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो सारी कॉस्ट भी तब तक रिकवर नहीं हो सकती जब तक कि उसको बीसीसी मिलेगा नहीं। तो उसकी मजबूरी क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी डेवलपर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि ना कि एंड कंज्यूमर की, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है उससे, और उसको अपने पैसे को वापसी तभी मिलेगा जब उसके पास बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। और उसके बाद भी हैंडओवर के बाद भी 1 साल वो 5% रिटेंशन होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और समझिए, जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है दैट इज 35% ऑफ योर टोटल सेल्स वैल्यू। ये एक एवरेज नंबर है, यहाँ बहुत हाई है कंपेयर टू इंडिया। 35% ऑफ योर टोटल सेल्स वैल्यू, मतलब कि 15% जमीन का खर्चा, 35% आपका कंस्ट्रक्शन का खर्चा, 50% में बाकी आपके और खर्चे और प्रॉफिट और जो भी आपके लीजिए। इंडिया में कितना है ये फिगर? मच लोअर। इंडिया में लैंड बहुत हाई है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। यहाँ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी हाई, बट स्टिल इफ यू विल कंपेयर इट विद अदर वेस्टर्न कंट्रीज इट्स स्टिल वेरी चीप। वेस्ट से चीपर है बट इंडिया से हाई है। इंडिया में अगर आप ₹6,000 पर स्क्वायर फुट डालो, yes, I was in Australia. एवरेज कॉस्ट इज 14-15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। हाँ, अगर हम गिरे तो बिकॉज वी For the land. नो फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज मैन पावर कॉस्ट ज़्यादा है। यूके में इट इज़ लाइक £300 पर स्क्वायर फीट, ठीक है ना। यहाँ पर 450-500 दिरहम पर स्क्वायर फीट ऑन बिल्ट अप एरिया में आपकी अच्छी बिल्डिंग बन जाती है।
तो अब आपकी जो टोटल सेल कलेक्शन हुई है उसमें से मात्र 35% ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जाना है, बाकी का 65% में आपको अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है और आपको प्रॉफिट्स रिकवर करने हैं। तो मैं क्यों अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करूंगा? एक मेरे पास सिंगल रीज़न नहीं है। फ़र्ज़ करें मैंने 35% ही सेल करा है, टोटल 65% मैंने सेल ही नहीं करा है, तो भी मैं ब्रेक इवन पे हूँ। मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को तब भी कंप्लीट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन को मुझे तब भी कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना बीसीसी लेके आना पड़ेगा, ताकि जो बची भी 65% यूनिट है उसको मैं रेंट पे लगा करके अपनी लाइफ टाइम इनकम तो खा सकूँ। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन को डिले कर रहे हो तो दैट इज़ अ लॉस ऑफ अ डेवलपर। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर डिलीवर लेट होता ही नहीं है। चलो अंकुर भाई, क्वेश्चन चेंज करते हैं। मुझे बताओ, रियल एस्टेट में दुबई में यूएई में रिस्क क्या क्या है? अच्छा ठीक है, आई लाइक दैट क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला रिस्क है सर इन्वेस्टमेंट ना करना। क्या बात है। ठीक है ना, ये आपका हिडन कमांड, हिडन कमांड, ये आपका रिस्क है सबसे बड़ा। ठीक है ना। दूसरा रिस्क आपका है गलत ब्रोकर चूज करना। पहली बात तो आप ये समझिए कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप खुद नहीं खरीद सकते। यू हैव 43,000 ब्रोकर्स, यू नीड टू चूज योर ब्रोकर वाइजली। ब्रोकर ही आपको एडवाइस करेगा, आपको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो। आई स्टिल बेट यू कि आपने कितना भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों ना किया हो, बट स्टिल आपको उस पर्टिकुलर एरिया का जो एक्सपर्ट ब्रोकर है वही आपको सही राय दे सकता है, क्योंकि इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट। इन अ वे इट्स चेंजिंग एवरी डे एंड यू विल हैव मोर ऑप्शंस एवरी डे ऑन बेटर प्राइसेस, है ना। अगर आपने ब्रोकर गलत चूज़ किया तो आपका काम ख़राब हो गया, और आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका काम ख़राब हो गया। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी मालूम ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने वो एसेट खरीदा जिसका एग्जिट पॉसिबल ही नहीं है कुछ समय तक, या उस प्राइस पे खरीदा जो ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड है कि वहां तक पहुंचने में जो समय लग जाएगा। यू हैव स्पेंट जो अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो विद अ लॉन्ग टर्म विजन, Which you mean to say is 1 to 2 years? 1 to 2 years, 2 years, yes. यहाँ ना मॉइक वाला फॉर्मूला बेटर चलेगा। If you look at real estate in the UAE rather than just a pure ROE play, if you look at multiple on invested capital and you say मेरे को 10 साल ना invest exit rotate करना है, the MOIC formula, multiple on invested capital, will work much better here because आपका वो जो ग्रोथ ऑफ कॉर्पस है वो बढ़ जाएगा। वो यहाँ बहुत बढ़िया हो सकता है, वेदर यू टेक लेवरेज और डोंट टेक लेवरेज। भाई पांचवा पॉइंट, रेंट का गेम नहीं खेलना है, return नहीं on नहीं नहीं, कर सकते हैं, रेंट का गेम भी कर सकते हैं। रेंट भाई इज टू कवर योर इंस्टॉलमेंट्स। बट उसमें भी मॉइक होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने 10 यूनिट स्प्रेड करके लेवरेज लेके रेंट कमाया। अब रेंट यील्डिंग यूनिट जो अच्छा रेंट बना रही है, अब मैंने 10 का बकेट बनाया और उठा के मिनी फंड की तरह इसको मॉइक की तरह किसी बड़े इन्वेस्टर को बेच दिया कि भाई तेरे को मैं पूरा 10 रेडी रेंट जनरेटिंग वेल मैनेज वेल मेंटेन्ड विथ सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रोथ 3 साल में दिखा दिया, पेपर पे प्रूव कर दिया, अब ले ले। ओके, ऐसे बेच सकते हैं। So you can sell it like that. You can sell it as a bucket. There's a lot of family offices here, ना? जो आज 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर लेके बैठे हैं सिर्फ रियल एस्टेट में डिप्लॉय करने के लिए, बिकॉज रियल एस्टेट इज ए एंकर। पब्लिक इक्विटीज के साथ में रियल एस्टेट इज अ बिग एंकर। और भाई पांचवा पॉइंट है डेवलपर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर मोर देन 500 रजिस्टर्ड डेवलपर हियर। आपने डेवलपर चूज किया बाय योर इमोशंस, देन यू कैन एट बी अ रिस्क। डेवलपर को वाइजली चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। It's like picking a company, picking a stock. जितना मतलब डेवलपर ज़्यादा डेस्परेट होगा माल बेचने के लिए, वो उतना ही ज़्यादा ब्रोकरेज देगा ब्रोकर को, और ब्रोकर आपको उतना ही ज़्यादा कन्विंस करेगा उस माल को खरीदने के लिए, या उतना ही ज्यादा डिस्काउंट देगा आपको, फिर उतना ज़्यादा फिर डिस्काउंट। जबरदस्त डिस्काउंट देगा। देयर आर पीपल जो यहाँ पे 40% डिस्काउंट दिया है इतने हॉट मार्केट में, मतलब उनका इंटेंट टू डिलीवर या क्वालिटी जो डिलीवर करने वाले हैं वो है ही नहीं। कल वैसे आपने मेरे लिए गाड़ी भेजा था एयरपोर्ट, आधा पौना घंटा आपके ड्राइवर से गप मारी मैंने। जी, जी, कितने साल से हो यहाँ? बोलो 10 साल से हूँ। तो 2-3 घंटा उनसे बात किया, बोलो 10 साल से हूँ यहाँ पे। पहले किसी डेवलपर के यहाँ थे, फिर किसी लोकल शेख के यहाँ थे, फिर उसके बाद आपके यहाँ आए। तो बड़ा ही वॉज वेरी हैप्पी कि बड़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई हैं कंपनी ने। मैं 1 महीने की ना इकट्ठे छुट्टी मिल जाती है मुझे गाँव जाने की, पूरी 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है। यहाँ काम करता हूँ, संडे को छुट्टी मिल जाती है, उसके अलावा 1 महीने छुट्टी मिलती है, मैं अपना विलेज जा पाता हूँ, पेड हॉलीडे उसकी, उसको तनख्वाह मिल रही है उसकी।
मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब आपने बोला कि डेवलपर अच्छा होता है, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, वो आपका 5वां पॉइंट था, डेवलपर था। और मैं पर्सनली, इट्स नॉट अ पेड प्रोग्राम, लेट मी टेल एवरीबडी, ना तो शरण भाई को पैसे मिले ना मेरे को, लेकिन मैं मतलब बस गाड़ी वाले बस सिर्फ हमने गाड़ी भेजी। यूई इन्वेस्टमेंट में करवाने वाला है आज भाई को पूरा कन्विंस करा के भेजेंगे। हाँ कन्विंस, ठीक है। एक मैं टॉपिक जानना चाहता हूँ मेरी नॉलेज के लिए, शायद लोगों को काम आए। रीट जो है इंडिया में जैसे अभी अभी बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे दुबई में आपको रीट कैसा दिख रहा है इस समय, और कहाँ पे हम किस स्टेज पे खड़े हैं? तो इस पे मैं रीट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा समझा भी दीजिए। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे रीट कहते हैं, भाई हमने एक बहुत बड़ा बकेट लिया रेंट यील्डिंग एसेट्स का। मॉइक की बात जो मैंने 2 मिनट पहले समझाई थी कि भाई 10 साल का प्ले है, 10 साल में हम पहले यील्ड जो है वो कवरेज करेंगे, और 10 साल के बाद हम इसको बल्क में विद द एप्रिसिएशन बेच के इस रीट को या तो रिटायर कर देंगे, यूनिट्स लोगों के जो इन्वेस्ट किए हैं उनके हम फ्लिप कर देंगे, राइट। तो ये रीट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसा है, इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट। करेक्ट, ये है रीट, राइट। अब भारत में एक बहुत बड़ा रीट है, बहुत बड़े नाम उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं उसके CFO से मिला था, तो वो नेट मार रहा है 4.5% इन इंडियन रुपी, राइट। तो जिस आदमी ने डॉलर में वहां पैसा लगाया हुआ है उसके लिए क्या हुआ? रिटर्न हो गया 0, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया, डेप्रिसिएटेड रिटर्न। तो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज द यील्ड जनरेशन कैपेसिटी इज लोअर, राइट। कॉस्ट ऑफ मनी इज हायर। यील्ड लेवरेज के ऊपर रीट चलते हैं। यहां पे अभी रीट्स का चलन शुरू हो रहा है। कैसे शुरू हो रहा है? मैच्योर एसेट्स, बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं, एमिराती फैमिलीज हैं जिन्होंने बहुत ज़मीनें थी उनके पास, उन्होंने धीरे धीरे डेवलप किया, मॉल डेवलप किया है, कमर्शियल स्पेसेस डेवलप किए हैं, सिंगल फैमिली होम्स डेवलप किए हैं। अब उन सब को वो बल्क करके एक प्लेटफॉर्म के अंदर डाल रहे हैं, एंड देन दे आर क्रिएटिंग अ रीट ऑन दैट। रीट में ब्यूटी ये है कि आपका जो पैसा आता है यहाँ पे, जैसे सिंगापुर है, इट्स अ बिग मार्केट, US इज अ बिग मार्केट, द UK, बिकॉज ये जो रीट इन्वेस्टर्स हैं जो रीट क्रिएट करते हैं, दे आर जनरली बैक्ड बाय बिग पेंशन फंड्स। US में फैनी में है, दे वर्क ऑन समथिंग कॉल्ड अ कैप रेट। भाई मेरा कैप रेट क्या निकला, मल्टीपल क्या निकला, वही मॉइक वाली बात जो मैं कह रहा था आपको, बेस्ड ऑन आर्बिट्राज क्या है, बोरोइंग कॉस्ट और इनकम की यील्ड। यहाँ इतनी हाई है, आर्बिट्राज इतना बड़ा है, बोरोइंग कॉस्ट कम है, और यील्ड जो जनरेट हो रहा है वो बहुत हाई है। जैसे UK का आज सिमिलर मार्केट क्यों बजा हुआ है? बिकॉज बोरोइंग कॉस्ट हाई हो गई फेड के रेट चढ़ने की वजह से, तो उनका रेट आज हाई हो गया है लेकिन यील्ड डिप्रेस हो गया। करेक्ट। तो आप हाई स्ट्रीट में जाइए, बड़ी बड़ी दुकानें जहां मिलती नहीं थी, ईयर्स की वेटिंग लिस्ट होती तो खाली पड़ी। हमें दिखाई है कितनी, जब हम गए थे भाई लंदन अपने ऑफिस के लिए, वी वेंट टू सी इट, वी कांट बिलीव कि बॉन्ड स्ट्रीट पे आपके पास में ऐसी फैंटास्टिक ग्राउंड फ्लोर फ्रंटेज, 4-5 ऑप्शंस, मैसिव, ओपन, डिप्रेस्ड है। तो द डिफरेंस इज हैपनिंग इन अ बिग वे हियर। बट रीट जो है मेरे हिसाब से, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने इसको बहुत स्टार प्रोडक्ट बना दिया है। नहीं, आई थिंक ये मेरे हिसाब से रीट्स आर ग्रेट फॉर इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। मैं पेंशन फंड हूँ, मुझे थोड़ा सा सेफ स्प्रेड अक्रॉस करके म्यूचुअल फंड माइंडसेट में रियल एस्टेट में पैसे डालना है। मैच्योर शरण भाई, मैं आपको इंडिकेट नहीं कर रहा था। नहीं, मैं बुरा नहीं माना। रेंट यील्डिंग प्रोडक्ट्स में मुझे पैसे डालना है। आई थिंक जो स्टार होने वाला है वो होने वाला है यहाँ से, जो शुरू हो चुका है और हम भी कर रहे हैं, उसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं टेक एस्पेक्ट, वो है अब जो टोकनाइजेशन पे होने वाला है काम, जहाँ पे सिंगल क्लिक डिजिटल सिस्टम में पार्टिसिपेशन इन टोकनाइज्ड रियल एस्टेट। इंटरेस्टिंग। आपके पास आज नहीं है भाई मिलियन दिरहम लगाने के लिए, 2 मिलियन दिरहम लगाने के लिए, हाँ। आप 10,000 दिरहम से शुरू करो, 20,000 दिरहम से शुरू करो। दैट टोकनाइजेशन विथ फ्रीली ट्रेडेबल टोकन्स, ये रीट का एक ऑल्टरनेट हो गया। ये रीट का ऑल्टरनेट हो गया, ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गया, ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। आज रीट का सिस्टम क्या है, मुझे एक पेंशन फंड को या बड़े इंस्टीट्यूशन को एक LP बनना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, एक वेल्थ मैनेजर के पास जाना पड़ता है, जो मेरा पैसा फिर वो कंसोलिडेट करके एक रीट में पार्क करता है। ये मेरे हाथ में डायरेक्ट हो गया। जो आज जैसे जीरोधा ने जो क्रिएट किया भारत में, जब मैं पहली बार स्टॉक्स खरीदने गया था तो मुझे एक ब्रोकर के पास जाना था, तो उन्होंने बोला पहले तो पापा को लेके आ, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन 18 येट।
फिर उसने बोला भाई ₹1,00,000 से मिनिमम स्टार्ट करूंगा मैं, इतना तो पोर्टफोलियो के लिए होना था, उस जमाने में कहाँ थे ₹1,00,000। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटर करती थी। आज आप जीरोधा में जाओ, 5 मिनट में अकाउंट खोलता है, सोशल है, सोशिएबल, शेयरेबल है। मैं शरण का देख सकता हूँ अकाउंट, मैं अंकुर का देख सकता हूँ, मैं विवेक का देख सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ पोर्टफोलियोज को। द इवेंचुअल गेम विथ रियल एस्टेट हियर विद अ ग्रेट स्पीड, फास्टर देन यू ब्लिंक, क्योंकि ये देश बहुत स्पीड पे चलता है, Correct. इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड लीडर इन रियल एस्टेट टोकनाइजेशन इन द यूएई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थोड़ा माहौल लाइट करने जा रहा हूँ। हाँ, कर लो। हाँ, बहुत टफ माहौल चल रहा है। मेरे को एक रियल जेन्युइन वायरल रील निकालनी है। हाँ, ठीक। क्यों आपने अभी सब ठीक चल रहा था, क्यों बोला ऐसा कि शाहरुख खान को लोग भूल जाएंगे? अरे ये क्यों बोला? सब अच्छा चल रहा था, मूवी आ रही थी आपकी, सब तैयारी चल रही थी, शाहरुख खान को लोग भूल जाएंगे जैसे राज कपूर को भूल गए। अब इतना सब न्यूज़ में आने लग गया। मेरा आपसे एक अपनापन है, देख के थोड़ा दुख लगता है। क्या कंटेंट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट समझाइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात के लिए जिन लोगों ने इस बात को फैलाई है, वॉल्यूम के लिए 100 पॉइंट्स, 100 on 100, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फैलाया इसको और बहुत तेज़ फैलाया। कॉन्टेक्स्ट के लिए 0, -0, -100 पॉइंट्स। कंटेंट चला गया, कॉन्टेक्स्ट नहीं आया। अभी जैसे एक राजा था, उसने मैसेज भेजा अपने सिपाहियों को, अपने वजीर को, उसे मारो मत, जाने दो। वजीर था बड़ा बदमाश, उसने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, उसे मारो मत जाने दो। बेचारा मर गया। तो यार ये प्रॉब्लम है। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाह भाई, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट ऑल्सो पर्सनल लाइफ। ही इज बिन देयर फॉर मी, ही इज गिवन मी सो मच लव। आज भी इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, मिलते हैं तो खुशी से मिलते हैं। ही शेयर्स द जॉय इन माई सक्सेस, आई शेयर द जॉय इन आर्यन सक्सेस। तो वो रिश्ता है, इन डेकेड्स का रिश्ता है। मैंने ये कहा कि अच्छे काम जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। सुपरस्टारडम, पैसा, ये सारी चीज़ें ट्रांजिएंट हैं। आज जेफ बेजोस वर्ल्ड का बिलियनर था, सडनली इलॉन मस्क आए जो बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। कल कोई और होगा, कल कोई और होगा। एक ज़माने में दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब ये सुपरस्टार्स थे, ये लेजेंड्स थे। आज की जनरेशन रणबीर कपूर को जानती है, राज कपूर का उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं। तो मैंने कहा कि शाह भाई हमारे इस जनरेशन के लिए, मेरे लिए सुपरस्टार हैं, लेजेंड हैं। हम उनके इतने बड़े फ़ैन हैं, कॉलेज के दिनों से हम उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं। 25 साल बाद क्या लोग उन्हें याद रखेंगे मैं नहीं जानता एज अ सुपरस्टार, बट क्या लोग उनके अच्छे काम याद रखेंगे, जो उन्होंने अच्छे कर्म किए, वो तो लोग जनरेशनली याद करते हैं। आज भी लोग जमशेद जी टाटा के किए हुए अच्छे काम याद रखते हैं। तो 100 साल पुराने भी किसी ने अच्छा काम किया है ना, एक लेगेसी छोड़ी है, वो लेगेसी लिव्स लॉन्गर। People remember the work, not the person. तो वही मैं कह रहा था कि जो बाकी सारी चीज़ें बहुत ट्रांजिएंट है, आज है कल नहीं है। बट अगर आपने अच्छा काम किया, आपने लोगों की मदद की, आपने लोगों के घर बसाए, लोगों की लाइफ सेट की, तो वो लोग जनरेशनली याद करते हैं। दैट इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट वाज। लार्जर देन लाइफ मिट जाएगा पर लेगेसी याद रह जाएगी। लेगेसी ऑफ गुडनेस, पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है। अच्छा, पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये, क्योंकि अब आपका क्लाइंट तो ग्लोबल हो गया है जी, लेकिन मैं इसको बिजनेस से नहीं जोड़ रहा हूँ, सीधा सीधा पूछ लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि शायद जोड़ भी रहा हूँ, कि आप हर अपने इवेंट में यूएई के अंदर भारत का झंडा लेकर के बहुत इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। अभी मैं आपकी जैकेट पे देख रहा हूँ भारत का झंडा। Always. मेरे को थोड़ा फिलॉसफी समझाइए। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी, आई थिंक आपके हर इवेंट में, बड़े इवेंट में हम भारत का झंडा देखते हैं। हमें हमारे ऑफिस में भी है। हम दोनों के ऑफिस में हम वो भारतीयता तो दोनों भाइयों में एकदम वो पहचान है कूट के। हाँ, एग्जैक्टली, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट भाई। ऐसा नहीं है कि हम भारत के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं खाली। टॉप बायर्स इन BMW आर अमेरिकन्स। Really? नंबर 2 UK, नंबर 3 सिटीजन, उसके बाद सारी लिस्ट आती है। हम लोग थोड़ा ज़्यादा लग्जरी बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा ब्रांड ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे टॉप कस्टमर्स बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। हम लोग महंगा प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट है, और उन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट, अगर जो इंडियन ऑडियंस की मैं बात करूँ, इंडियन ऑडियंस ज़्यादातर उन डेवलपर्स के पास जाती है जिनके पास थोड़ा सा
कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। तो महंगा मतलब कितना महंगा होता है आपके प्रॉपर्टीज? आई थिंक अबाउट 20%। सर हमारा एक बेडरूम 5-6 करोड़ रुपए से शुरू होता है। 5 to 6 crore for one bedroom. अल्ट्रा लग्जरी, जहाँ पे कोई 8,000 रुपए 10,000 रुपए पर स्क्वायर फुट खर्चा कर रहा है, हम वहाँ पे 15, 16, 17,000 रुपए पर स्क्वायर फुट खर्चा करते हैं। वो लेवल ऑफ क्वालिटी जो हम अमेनिटीज़ देते हैं वो नेक्स्ट लेवल की होती हैं। तो ये सब चीज़ों में अपना टीजी जो है वो अलग है। तो उसका आंसर ये हुआ। तो बोथ ऑफ अस, हमारे दिमाग में एक गिव बैक है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर शेख हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस यहाँ पे क्रिएट की, जो चलाते भी हैं आज, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड मैन, जिनका बहुत बड़ा हाथ था अबू धाबी हिंदू मंदिर की स्थापना में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो दोनों भाइयों को पहला अवार्ड जो हमें साथ में मिला वो उन्होंने दिया। ही कॉल्ड अस एंड बोथ ऑफ अस वेंट ऑन स्टेज एंड वी टुक एन अवार्ड फ्रॉम हिम। शेख नैन अल मुबारक नाम है उनका, इज़ मिनिस्टर, वेरी सीनियर। मंच पे हम दोनों खड़े थे तो मैंने कहा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना वेलकम फील किया यहाँ पे, हमें इतनी इज्जत दी, हमारे बच्चों के लिए, हमारी परिवारों के लिए इतनी फ्रीडम है कि हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने हॉलीडेज़, अपने ट्रेडिशंस फ्रीली मना पा रहे हैं यहाँ पे। मिडिल ईस्ट की तो डेफिनेटली, जीसीसी की तो डेफिनेटली सबसे बड़ी माता की चौकी हम यहाँ करते हैं, जो बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। हर साल आपका 8-9 हज़ार लोग। और कल्चरल एस्पेक्ट से हर धर्म के लोग आते हैं वहाँ पे और अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो इस सब चीज़ की फ्रीडम आपको एक है तो किंगडम, तो उसमें आपको मिला है, तो मैंने अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने पता है क्या कहा मुझे, ये सर, ये जो देश देख रहे हो ना आप, ये देश इंडियंस ने बनाया है और इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे। जब हमारे पास तेल नहीं था तब भी हमारे साथ इंडियंस थे, जब हमारे पास तेल आ गया उसके बाद भी हमारे साथ इंडियंस खड़े हैं। इस देश को इंडियंस ने बनाया है, ये आपका देश है। ऐसे एक शेख को, एक मंत्री जो टॉप लीडरशिप का है, राइट, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कहना कितनी बड़ी बात है। एंड इंडियंस की यहाँ रिस्पेक्ट अलग लेवल की है। तो आई थिंक हमें भी एक प्राइड फील होता है कि जब हम भारत का झंडा राइट, यहाँ पे पहन कर जाते हैं, एंड हम कोशिश करते हैं कि इसका नाम और रोशन करें। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आपकी कोई BMW की कोर वैल्यू, कोर फिलॉसफी जो आप बार बार रिपीट करते हैं, आपके सारे एम्प्लॉयज़ भी रिपीट कर सकते हैं, किसी से पूछें तो वो भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ जो ऐसी कोई फिलॉसफी जिसको आप जीते हैं, जिसकी आप बात करते हैं, जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है? हम लोग हमेशा रियल एस्टेट में एक ही बात करते हैं, ROI ROI ROI। आपके लिए ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इंडिविजुअल्स। इट्स अ पीपल्स कंपनी, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंपनी। हम दोनों भाई लोगों के लिए ही जीते हैं। आप किसी भी एम्प्लॉय से किसी भी क्षण आप बात कर सकते हैं। वो लोग अपनी हमारी अपेक्षा और उनकी काबिलियत से ज़्यादा काम करते हैं। 18 घंटे भी काम करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, हमारे प्रेशर में नहीं करते हैं, बिकॉज उनकी अपनी सोच है कि ये हमारी कंपनी है। तो जो लेगेसी इन द मेकिंग है उसके अंदर हम सब साथ में चल रहे हैं। वी ऑलवेज ट्रीट आवर सेल्फ एज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओनरशिप माइंडसेट डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, एटीट्यूड के लिए नहीं होता है। तो हमारे लिए हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे लिए, मेरे भाई के लिए वो एक्सटेंडेड फैमिली के जैसे हैं। और हम लोग उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि आज हम लोग 400-500 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, 83 नेशनैलिटीज़ हमारे पास हैं। हम इसको 4000 तक पहुंचाएंगे, मगर हमारा एटीट्यूड वही सेम रहेगा और लोग हमें ऊपर लेके जाएंगे। तो हमारे को किसी ने मेरे से पूछा, अंकुर, मैंने पहली बार सुना रिटर्न ऑन इंडिविजुअल्स। हाँ, तो अभी हमारे को किसी ने बोला कि अंकुर, एक मैं इंटरव्यू में ऐसी बात कर रहा था, वो बोलते हैं कि ओके, इफ़ यू हैव फिलोसफीज देन डू यू वांट टू प्रोड्यूस सेवरल अंकुर अग्रवाल्स? मैंने कहा आई वांट टू प्रोड्यूस पीपल बेटर देन अंकुर अग्रवाल। मैं बेस्ट परफेक्ट नहीं हूँ, हम बेस्ट परफेक्ट नहीं हैं। हमारे लोग हमसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमारे को हमारे लोगों के साथ मिलके चलना है, उनके लिए काम करना है, और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और हम सैलरी से बहुत आगे की बात सोचते हैं। भाई ये बताओ, 4 साल हो गए आपको अब इस प्रोजेक्ट में, लग्जरी रियल एस्टेट में 4 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। और जैसे आपने बोला कि दुबई बहुत तेज़ चल रहा है कंट्री, ये UAE बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है। BMW का क्या अगर UAE की ग्रोथ रेट से तो ज़्यादा है? उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है भाई। वो हमने एक ऐसी जगह जाके इन्वेस्टमेंट किया या करवाया जिसकी ग्रोथ UAE की ग्रोथ को
सरपास कर गई, मरजान, अल मरजान आइलैंड, रसल खेमा। वो किसी ने सोचा नहीं था। अब वो ब्लफ वर्सेस बिलीफ का जो थिन लाइन होता है, उस पे हम जीत गए, आप कह सकते हो। तो वो एक रिस्की बेट था उधर इन्वेस्ट करने का। रिस्की बेट हो सकता था, यू आर राइट, बट sometimes you have to believe on the odds as well. करेक्ट। कैन यू टेल अबाउट दैट स्टोरी? वो कैसे हुआ? बिफोर यू से समथिंग आई जस्ट वांट टू से, हम दोनों का ना, दोनों भाइयों का एक सोच है, इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ना हम झूठ बोलते, ना हमारे किसी भी एम्प्लॉय से झूठ बोलना, मिसरिप्रेजेंट करना हम टॉलरेट करते हैं। हमने आज तक ब्रोकर सेल नहीं करे चलेगा, मेरी सेल्स टीम का कोई बंदा जाके सेल्स नहीं करे चलेगा, बट झूठ नहीं बोलेगा। तो ये हम दोनों की बिलीफ है राइट फ्रॉम द टॉप। तो जब लोगों को, दिस ब्रदर ऑफ माइन, ही हैड द विजन फॉर रसल खेमा, ही सॉ इट, ही शोड इट टू मी ऑल्सो कि भाई ये देखना, यहाँ ये होने वाला है। दैट इज अंकुर की वो कमाल की काबिलियत है, ही कैन सी इट, ही हैज दैट एबिलिटी, वो दिख जाती है, दूरदर्शिता है। राइट। एंड व्हेन ही शोड मी, आई ऑल्सो बिलीव्ड, आई सेड यार बिल्कुल सही है, डेटा स्टैट्स आर अमेजिंग। बट उसमें भी हमने किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी स्टेक होल्डर को गलत कमिटमेंट नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, ओ जी कर लो जी, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा, नथिंग। भैया ये है, ये सच है, ये ऑड्स है, ये रिस्क है, आपने आना है, आप आइए, हम तो कर रहे हैं जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं, हम अपना लगा के स्किन इन द गेम घुस गए हैं। आपको ज्वाइन करना है, प्लीज ज्वाइन। ये ओपन बुक पॉलिसी ने, ये किसी ने आज तक किया ही नहीं है। करेक्ट। ये देखिए, वो घोसला का घोसला स्कीम नहीं है ये बहुत ये बहुत सिंपल था। आपके पास पैसा है, आपने ज़मीन खरीदी, हम डेवलपर बने और हमने आपसे स्वेट इक्विटी, एक प्रॉफिट का हिस्सा लिया। बाद में जब आपकी वैल्यूएशन ऊपर गई तो आपने कहा कि अंकुर भाई, आपने मेरी प्रॉफिट की वैल्यूएशन बनाई है, आपने मेरे 10 रुपये के 100 रुपये कर दिए, तो आप 10 रुपये का 2% हिस्सा चलो मेरे से ले लो कॉस्ट पे। तो हमने रीपरचेज करने शुरू करे शेयर्स को। तो ऐसे कर करके BMW ने अपने शेयर्स बढ़ाए। अब BMW खुद की अपनी ज़मीन खरीदता है, खुद डेवलप करता है, मगर स्टिल जिन लोगों ने हमारे साथ ज़मीन खरीदी, आज भी हम उनको कॉस्ट पे ही काम करते हैं। क्विक क्वेश्चन अंकुर जी, लिस्टिंग की क्या तैयारी है? लिस्टिंग से पहले भाई डिलीवरी की तैयारी है। हाँ। तो पहला फोकस डिलीवरी है भाई। अभी हमारे को कुछ समझ में नहीं आता है एक्सेप्ट डिलीवरी। अभी BMW सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करेगा। प्रोजेक्ट्स को जो दिखाया है उसको असल वास्तविकता में लेकर आएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमें करना है या नहीं करना है। बट फिलहाल हम दोनों भाई बहुत, अभी डेट नहीं है कंपनी में। भाई ने इतनी अच्छी अभी वीडियोस बनाए जाके साइट पे, एक एक लोगों को दिखाने के लिए कि क्या क्या काम हुआ है। लोग बोलते हैं भाई, पाइलिंग, कहाँ से कहाँ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, कितने बड़े नाम हमारे साथ एसोसिएट Tell a हुए। little bit about this Russell Khaimah, because people in India, they've heard of Dubai, but Russell Khaimah is not something everybody knows. आई थिंक अब तो लोग रसल खेमा को जानने लग गए हैं। आई थिंक उसमें रसल थोड़ी खेमा बहुत को- मेहनत हमारी भी है। उसका नाम भाई रस अल खेमा, राक का लोग रसल खेमा के नाम से जानते हैं। हमने उसको बनाया रियल एसेट किंगडम। तो बेसिकली जो जगह जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी, वहाँ पर एक न्यूज़ आई कि आप वहाँ पर एक गेमिंग रिजॉर्ट आ रहा है। उस गेमिंग रिजॉर्ट के ऊपर हमने रिलाई किया, उस न्यूज़ के ऊपर हमने रिलाई किया। हम वहाँ पर गए, ज़मीनें खरीदी, लोगों के से ज़मीनें खरीदवाई और रातों रात वहाँ पे मार्केट बढ़ गया। अभी हुआ क्या है कि जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि करीब 5 से 10 मिलियन विजिटर्स, अगर एवरेज आउट में करूँ तो 8 मिलियन विजिटर्स वहाँ पर आने हैं अगले 2 सालों के अंदर, जब कसिनो ओपन हो जाएगा, गेमिंग रिजॉर्ट ओपन हो जाएगा 2027 में। जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ मरजान का इंफ्रास्ट्रक्चर 22,000 यूनिट्स बना सकता है, जिसमें से केवल 8,000 यूनिट से 10,000 यूनिट्स डिलीवर होंगी 2027 तक। डिमांड है 65,000 यूनिट्स की। तो इसकी वजह से फर्स्ट फेज की, तो इसकी वजह से Total इतना demand is बड़ा गैप क्रिएट हो 250,000 गया units. है, इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है कि लोगों को वहाँ पर एकोमोडेट करने की जगह ही नहीं है। और सिर्फ मैं टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जब इतना बड़ा एक पॉपुलेशन इन्फ्लो आता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं और उसकी वजह से और पॉपुलेशन इन्फ्लो आता है। आपको मेडिकल, हेल्थ केयर, आपको स्कूलिंग, सुपरमार्केट्स, बहुत कुछ आपको चाहिए। तो वो सब अभी वहाँ पर इतना जल्दी नहीं हो सकता। आपको शायद यकीन नहीं होगा मेरी बात पे, बट रसल खेमा की पॉपुलेशन 6 लाख है
और वहाँ पर हम 80 लाख लोग एज अ टूरिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या Simple होने वाला math है। तो ये कर लो, आपका आपकी जो जो विन एक्वा आर्क है, ताज वेलिंगटन है, फैशन है, और जो आपका प्लाजिया है या एक्सप्लोरा, ये सब वहीं आ रहा है, उसी तरफ ज्यादा आ रहा है। एक्सप्लोरा जेवीसी में है, बाकी ये जो सब आपने नाम लिए ये सब हमारे रसल के मरजाना आइलैंड। मरजाना आइलैंड। 32 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ चालू हो गए हैं, चालू होने जा रहे हैं। ये 1200 करोड़ की क्या कहानी चल रही है? नहीं, मेरे को सीधा सीधा जानना, आज ये बता दो। ये तरफ मेरे को थंबनेल्स बदलवाने हैं, ये रियल नंबर क्या है? जिधर भी देखो आज 1200 करोड़ के मालिक है, बॉलीवुड छोड़ करके अपना असली मुकाम हासिल कर लिया। तो मैं सोच रहा हूँ असली नंबर तो आ नहीं रहा है सामने, तो आज असली नंबर पूछ ही लिया जाए। कैमरा पे है, चालू है, आप कहाँ तो फंस गए भाई? ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो मैंने लाइफ में रियल मेरी वेल्थ है, जो मैंने कमाया है, वो कोई 1200 करोड़ का नंबर नहीं है। वो मेरे ये भाई है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वर्थ है, ये भाई है। मुझे जो लोग प्यार देते हैं, मुझे जो इज्जत देते हैं, और कुछ लोग जो मुझे दुआएं देते हैं क्योंकि शायद मैं उनकी जीवन में कहीं काम आया, मुझे लगता है ये मेरी रियल वेल्थ है। बाकी नंबर्स का गेम है। और ठीक है, वी आर डूइंग वेरी वेल। ऊपर वाले ने बहुत आशीर्वाद दिया है, छप्पड़ फाड़ के आशीर्वाद दिया है, बट उसको नंबर्स में डिफाइन करना थोड़ा सा मुझे लगता है क्रूड है। मैं वेट कर रहा था कि अंकुर भाई नीचे चूटी मारेंगे, बोलना मत नंबर। भाई तो I think सीए है, he has lost count, so we'll ask him. He knows नहीं, the एक्चुअली numbers. प्रॉब्लम CS ये भाई, जब ही कैन से नंबर्स। जब ये पॉडकास्ट शूट होगा और जब ये तब तक रिलीज नंबर होगा बढ़ चुका होगा। तब तक नंबर I love you, man. नहीं, भले कि सर्टनली मैं कैमरा पे कह सकता हूँ कि इतना तो आजीविका सुरक्षित करी है कि कई जनरेशन्स को उसका आनंद मिल सकता है, और कई लोगों की जनरेशन्स को उनका आनंद मिल सकता है, जो आपने स्पिरिचुअल जीविका भी अर्जित करी है अभी पूत तक। सपूत तो क्यों धन संचय। But Vivek, you keep talking about all the things that you're doing right now, and you mentioned that one of your one-bedroom apartment costs 5 crores. Now, people watching this, I think less than 0.1% of people will be like, oh, I can invest in this, right? So what I'm asking from you is, you're somebody who has gone from zero to billionaire, right? So can you help an average Indian today with a step-by-step practical plan of what somebody should do today to become, let's say, even rich enough to invest in one of your projects, which is starting with 5 crores, right? Somebody right now who You're is looking watching for a this, framework. right? You're Like a looking for a framework, a right? blueprint. मेरा ना, मैं बिजनेस कोच हूँ, मेरा मन कर रहा है ये आंसर करने का। बिल्कुल भाई। लेकिन मैं And assuming somebody has 10 lakhs today. कर लो। आइडेंटिटी इनकी कैरी करते हुए मैं बोल रहा हूँ, है ना? इफ यू वांट टू बिकम रिच फास्ट, हाँ. to start selling expensive items to very rich people to become richer than those rich people. ब्यूटीफुली सेड भाई, फैंटास्टिक। Start selling expensive premium items to rich people to become richer than those rich people. ऐसा ही समझ में आता है मेरे को। जो 0.1% जो आपने बोला ना, क्वालिफाई नहीं कर रहे बाकी लोग इनका प्रोडक्ट लेने के लिए, Right. प्रीमियम बना रहे हैं। सो प्रीमियम मार्केट इज हाई क्वालिटी हाई प्राइस। वैल्यू फॉर मनी मार्केट भी है यहाँ पे, रीजनेबल क्वालिटी लो प्राइस। अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट भी होती है कहीं, वो थोड़ा बाहर होती है, वेरी लो क्वालिटी हाई प्राइस। Right. तो एनीवेज आंसर आप दे बिल्कुल इससे सहमत हूं मैं आंसर से। इतना ही डिफरेंशिएटर मैं बोलूंगा कि अगर आप कौन से स्पेस में हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्योर इन्वेस्टिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, क्या बोलते हैं, मैं एक टेक कंपनी खोल रहा हूं, तो आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को रीच कर सकते हो। बाकी सब के लिए आई बिलीव कि अनलेस आप लेगेसी कंपनी हो, आपका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज BMW ने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, तो हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, रीच ज़्यादा पहुंच सकते हैं। वरना जो भाई बोल रहे हैं, टू टारगेट द टॉप ऑफ द पिरामिड इज द स्मार्टेस्ट थिंग टू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द पिरामिड। इसको भाई मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर, बिल्कुल बहुत माइक्रो लेवल पे बात करते हैं। आपका मंथली अर्निंग कितना है? उस अर्निंग में से आप 10% अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दीजिए जो आप अपने ऊपर खर्चते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको। और जितना आपने एक्सपेंसेस को अपने लेस किया है, उससे करीब 3 गुना, यानी कि 30% आप अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट को बढ़ा दीजिए। यानी वो काम कीजिए जो आपके फील्ड में बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी इनकम 70 रुपये रह सकती है उस काम को करने की वजह से। बट अगर वो काम आपका सही बैठ गया, तो वो आपकी इनकम 70 की 170 हो सकती है।
तो 10 रुपए का खर्चा कम करना है, 30 रुपए की आपको रिस्क बढ़ाना है, 20 रुपए का आपका नेट गैप बचता है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे। रिस्क टेकिंग बढ़ाए बिना आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। इस पे एक और चीज़ जोड़ूंगा मैं भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। इस पे एक चीज़ जोड़ूंगा मैं कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप सीए हो, आप रियल एस्टेट डेवलपर हो, किसी आप भी business में मोटिवेशनल apply कर स्पीकर हो, सकते हो आप ट्रेडर हो, आप जो भी काम कर रहे हो, मैं हमेशा हर चीज़ का एक क्रॉस एनालिसिस करता हूँ, राइट? सेगमेंटेड क्रॉस एनालिसिस करता हूँ। बहुत सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लैटरली मैं क्या ग्रो कर सकता हूँ और वर्टिकली मैं क्या ग्रो कर सकता हूँ, ये क्रॉस। लैटरली मतलब मैं अपनी ही बिजनेस से रिलेटेड या अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्वॉट, अपनी स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्या चीज़ें लैटरली ऐड कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक माई बेस वाइडर। और फिर जो मेरा एग्जिस्टिंग बेस है उसमें मैं डीपर कैसे जा सकता हूँ, हाउ कैन आई क्रिएट मोर वैल्यू आउट ऑफ व्हाट आई ऑलरेडी हैव। अगर आप इस तरफ सोचने भी लगोगे ना, 20 थिंग्स विल कम आउट। जो आप अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हो उसी के अंदर 20 चीज़ें आ जाएंगी। क्यों मार्केट लीडर बनता है? 100 लोग वही काम कर रहे हैं, बट एक मार्केट लीडर बनता है, वो इस सोच की वजह से बनता है। बाद में लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि वी कैन डू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है। मैं बोल रहा हूँ आज बैठे बैठे इवन इफ यू आर वन सिंगल एंटरप्रेन्योर, सिंगल एम्प्लॉय कंपनी, आपकी कैपेसिटी से आप बैठ के सोचो ये क्रॉस में कैसे बनाऊँ, लैटरली में क्या एक्सपैंड करूँ, क्या जोड़ सकता हूँ मैं, प्लेटफॉर्म मेरा बड़ा कैसे कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई ऐड टू इट, मैं कितना उठा सकता हूँ, और दूसरा जो मैं ऑलरेडी उठा रहा हूँ उसमें मैं डीप कितना ला सकता हूँ, हाउ कैन आई जनरेट मोर वैल्यू। हर एक एंटरप्रेन्योर या फिर एम्प्लॉयड बंदा, उसका एक ही बॉटलनेक है, वो है उसकी करंट मंथली इनकम। वही उसका बॉटलनेक है और वही उसका पैरामीटर है ग्रोथ का। करेक्ट। उस पैरामीटर को जिस दिन आपने ब्रेक कर दिया, आपकी ग्रोथ 100% निश्चित है, क्योंकि आपने अपने आप को उस कंफर्ट जोन में ले जाके बिठा दिया है जहाँ तक कि आपकी कमाई है। अगर आप उस 3 साल पीछे आ जाओ तो आपका कंफर्ट जोन डिफरेंट था। आज आप अगर कोई महंगी गाड़ी चलाते हो तो आप 3 साल पहले महंगी गाड़ी नहीं चलाते थे, बट आपने अपनी ज़रूरत को आपने अपनी लग्जरी को अपनी ज़रूरत बना दिया। यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप वही पैसा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, यही पैसे को अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लोग देखेंगे। और एक बात, 25 साल से 35 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें इंसान कुछ भी नहीं खोता है कभी भी। मैं आपको यंग जनरेशन को ये बात बताता हूँ, 25 से 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में अगर आप 0 पे भी हो ना तो भी आपने ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं है, वहाँ से भी ग्रोथ आपकी मुमकिन है। भाई के पॉइंट पे एक चीज़ भाई मैं आपको बताऊँगा, शायद मैंने आपको शेयर किया नहीं किया। संजीव गोयनका जी से मैं मिला था, इज़ अ गुड फ्रेंड, अच्छे बड़े भाई की तरह। RPSG ग्रुप, वेरी बिग फैमिली, बहुत बड़ा नाम है, इतना पैसा है, इतने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। मुझे संजीव भाई बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो उनको महज यूनिफॉर्म्स 4 जोड़ी दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि 40 जोड़ी नहीं खरीद सकते थे, यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म की बात करो मैं, सिर्फ 4 जोड़ी नॉर्मल कपड़े, सिर्फ 4 दिवाली के दिन पे बना के दिया जाता था सब फैमिली मेंबर्स को। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर द OG बिलियनियर्स ऑफ द कंट्री, भारत के सबसे अमीर लोगों में से। राइट। बट टू अंकुर्स पॉइंट जो भाई बोल रहे थे अभी, कि अपनी नीड को ग्रीड ना करो, उसके लिए जो एक डिसिप्लिन, एक मेंटल ट्रेनिंग जो दी है वो जेनरेशनली आज भी है। नाउ व्हेन आई सी द वे दे थिंक, इट परकोलेट्स डाउन द लैडर। दे लुक एट द वैल्यू चेन ऑन एवरीथिंग, इवैल्यूएट करते हैं, ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, ये खर्चा करने से फ़ायदा कितना है। भाई एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स आपको जो बात बताते हैं, ठीक है ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% आप फॉलो करोगे करंट जनरेशन में, करंट मार्केट सिनेरियो में वो सक्सेसफुल होगा, नहीं, 50% तो होगा ना। आप 0 मत करो उनकी बात को, क्योंकि वो आपको सेविंग इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, आप एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के बंदे हो। जो दोनों का मिक्स है वही आपका कामयाबी का एक रास्ता है। अगर आपने 100% एक्सपेंडिचर इकोनॉमी लिया या 100% सेविंग इकोनॉमी लिया तो यू विल नॉट बी सक्सीड। तो आपके लिए वो जो आपकी रूट्स हैं, जो आपको नीचे से बांधे रखती हैं, जो पकड़ के रखती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ वो काम मत करो कि आपके पेरेंट्स को आप
अपने मन में ये समझना शुरू करो कि उनको कुछ नहीं मालूम, उनको सब कुछ मालूम है। वो एक्सपीरियंस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक तो पहुंचाया उन्होंने ही ना। यहाँ तक आपको उन्होंने ही पहुंचाया। आप उनकी बात सुनोगे, उनकी बात बहुत गहरी है, उस बात में ही असली मतलब छुपा है। वो शायद समझा नहीं पा रहे होंगे आपको आपकी बात, बट एक बारी अगर बैठ करके ठंडे दिमाग से समझोगे तो बात समझ में आएगी आपको। आपको बात उस अपनी गर्लफ्रेंड की बात समझ में आ रही है, अपने बॉयफ्रेंड की बात समझ में आ रही है, जिसको पता ही कुछ नहीं है कि मतलब आपका रिलेशनशिप लाइफ के साइकिल क्या है, वो भी नहीं मालूम है आपको। और जिन पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता ने आपको पाला है, आपको उनकी बात ही समझ में नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। करोड़पति बनना है, आप बन सकते हो, मगर अपनी रूट्स को पकड़ के। बहुत जरूरी बात है यार, बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत जरूरी। I think that was a very serious note to end the conversation. No, yes, Maybe we'll do a little bit of rapid fire to end it on a lighter note. Yes. All right. So I just have like 5 questions, and I'll ask the question, and then you can answer it in turns. Very simple question. One money habit you wish you had learned earlier. Understanding the difference between expenses and investments. What can you give a story behind it? What is the mistake you made? बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम वी स्टार्ट टू जस्टिफाई टू आवरसेल्व्स दैट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, आई एम इन्वेस्टिंग इनटू माय फ्यूचर, बट यू डोंट नीड इट। क्या था आपका लाइफ में? Perception, for example. When I first became an actor, like every other actor, I wanted a fancy car. And my father, who's all about values, जो अंकुर अभी बोल रहे थे कि माता पिता ने जो आपको वैल्यूज दिए ना लाइफ में, वो आपको बहुत संभाल के चलाते हैं जीवन भर। My father said, लेना है ले ले, तूने पैसे कमाए, बट ज़रूरत है क्या? एंड देन आई रियलाइज कि जो मैं स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सी गाड़ी से उतरा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन तो बनेगा, आराम से बनेगा, जल्दी क्या है? इसी पैसे को मैं अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता हूँ। इसी पैसे से मैं अपनी फ्राइडे टू फ्राइडे की इनसिक्योरिटी को थोड़ा सा मिटिगेट करता हूँ कि भाई अगले फ्राइडे पे हिट है, फ्लॉप है, क्या होने वाला है, आज आ रहे हैं पैसे, कल नहीं आ रहे हैं। I'll park that to the side and mitigate. I'll buy real estate. I'll buy equities. I'll create more liquidity for myself instead of burning it into fancy cars and watches and expenditure in terms of a lifestyle. The day I made peace with that concept myself, I didn't care about what people think. I used to drive a Ford Icon. After giving hits like Company, Satya, etc., I was still driving a Ford Icon. I was very happy. एक मनी हैबिट जो मैंने थोड़ा देर में महसूस किया, मनी इज लाइक एयर ओनली, सो एंड योर कैपेसिटी इज लाइक योर लंग्स ओनली. So you have the capacity to take the inflow of your air, inflow of the oxygen inside you, and you have to take it out. मतलब क्या है कि मैं ऑक्सीजन को अपने अंदर बांध के नहीं रख सकता हूँ. मतलब कि आपने अंदर लिया, आपने दबा लिया, आपका गेम ओवर. मतलब उसको बाहर निकालो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह. बहुत ब्यूटीफुल. इसका मतलब ये है कि पैसे का गला अगर आपने घोटा तो पैसा आपका गला घोट देगा. पैसे का फ्लो ही पैसे की असलियत और उसका असली उसका करेक्टर है, उसका करेक्टर है. So let it flow and then let more flow back. आने दो भाई. 100 रुपये आपके अंदर गया ना, 50 पैसे बचने दो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत है आपके लिए. 25 पैसे बचने दो, बहुत है. रोटेशन एंड वॉल्यूम, उससे आपका वैल्यूएशन. यानी कि मैंने ऑक्सीजन को करके मैंने लिया, मैंने अपना वो किया अनुलोम विलोम, मैंने अपने लंग्स को साफ किया. ये मेरी सेविंग है. One luxury expense that you will never stop. मेरी माँ का सम्मान ही मेरी लग्जरी है और उसको मैं कभी कट डाउन नहीं कर सकता. अगर कोई भी काम मैंने लाइफ में ऐसा किया जिसकी वजह से वहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आई एम फिनिश्ड. और वही चीज है जो मुझे आज भी लगता है कि मैंने कमाया है. बाकी सब कुछ मेरे लिए मटेरियल हो गया. अच्छा आंसर है, लेकिन मुझे थोड़ा और आपको रियलिस्टिक जानना है. रियलिस्टिक जिस दिन मैं हो गया सर, उस दिन मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठने लायक बचूंगा ही नहीं. एवरीथिंग इज नॉट मटेरियलिस्टिक ना. मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं सर, कभी हो ही नहीं सकता. जिस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरी फैमिली. मैं अपनी पर्सनल नीड्स एडजस्ट कर लूंगा. नहीं चाहिए मुझे, जरूरत नहीं है मुझे, बट मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूँ. वहाँ वो मेरी लग्जरी है, वो मेरा सैंक्चुरी भी है, वो मेरा सेवियर भी है, वो मेरी ताकत भी है. वो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी सबसे ग्रेटेस्ट एसेट, मेरा सबसे बड़ा वेल्थ है. वहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो मेरी लग्जरी है. Okay,
My next question is hard work or luck? What is more important? What, according to you, in your life? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. That means? इट मीन्स कि आपके I think I हाथ should be में, knowing this. इसका मतलब विवेक भाई बताएंगे इसका हाँ, ये तो स्कॉलर बैठे हैं हमारे साथ भाई. इसका मतलब लक आपके हाथ में है ही नहीं. लक ऊपर वाले के हाथ में है. आपके हाथ में तो सिर्फ कर्म है. तो जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, वो चीज़ पे आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता, और उसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है. तो आपका कर्तव्य है कर्म करना. अटैचमेंट टू कर्मा, पूरा अटैचमेंट कर्मा पे होना चाहिए, फल पे नहीं होना चाहिए. इसको बोलते हैं वाव एटीट्यूड, विद और विदाउट, विद द रिजल्ट, विदाउट द रिजल्ट, चलते रहना चाहिए. आप सोचो कि आप एक वॉरियर हो, आर्चर हो, लेकिन जीवन क्या है, वो आपको ब्लाइंड खेलने के लिए मजबूर करती है. आपको पता नहीं है कि आपका टारगेट कहाँ है, आएगा नहीं आएगा, सामने आएगा नहीं आएगा, बट इधर है, सम रफ डायरेक्शन है. हमें क्लैरिटी ऑफ विजन, इतनी सारी वॉलिटिलिटी, इतनी सारी चीजें चेंज होती है रोज, इतना डायनामिज्म है पूरी दुनिया में, और आजकल की दुनिया में और ज्यादा डायनामिज्म है. Right. बट वो सोचिए अगर आपने तीर चलाना ही बंद कर दिया. हम तो रोज सुबह उठ के तीर चलाते हैं सोच के कि एक तो लगेगा, एक तो लगेगा, और वो उसी का लगेगा जिसने तीर चलाना बंद नहीं किया. जो बोलते हैं यार 40 तो चला चुका हूं, एक भी नहीं लगा अब तक, वो गिव अप करके चला जाएगा. एंड दैट इज द डिफरेंस between people who try and people who evolve into champions. Don't give up. You lose only when you give up. You keep fighting. I have seen so many ups and downs in my life. Right. जिस दिन मैंने उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, जिस दिन मैंने बोला नहीं इसमें भी कुछ पॉजिटिव है, ऊपर वाले में या तो विश्वास है या नहीं है, 0 या 100. आप नहीं बोल सकते यार विश्वास तो करता हूं लेकिन यार ये होगा कि नहीं होगा. One last question I had for Vivek. If you had to pick between fame or money, what would you pick? I believe सुयश. Suyash. What is that? फेम तो नेगेटिव भी हो सकता है. Okay. हिटलर भी फेमस है. Right. लोग उसको थोड़ी जानते जिसने हिटलर को गोली मारी, Right. बट हिटलर को तो सब जानते हैं. सुयश, जो मेरे मॉम एंड डैड का दोनों नाम के शुरुआत है, सुरेश और यशोधरा, सुयश. तो मेरा टारगेट हमेशा रहा सुयश, टू हैव गुड फेम फॉर गुड पर्पस. एंड आई बिलीव दैट इफ यू हैव दैट, मनी बिकम सेकेंडरी. पैसा आ जाता है. जब मैंने सुयश कमाया और मुझे जो मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, मुझे सुनामी के बाद एक 3 गांव का नवनिर्माण करना था साउथ इंडिया में जाके. After the tsunami, I was there to rebuild these 3 villages. जो सुयश कमाई, जो इज्जत कमाई, उससे पैसे भी आ गए. टारगेट ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, भले ही वो सेल्फलेस था या सेल्फिश था. मेरे लोगों के लिए वो सेल्फलेस था, मेरे लिए सेल्फिश था. उससे ज्यादा मुझे जॉय किसी चीज में नहीं मिली, ना पैसे में मिली, ना अवार्ड में मिली, ना हिट में मिली. दैट्स मी. आई एम वायर्ड लाइक दैट. एंड यू गॉट टू फिगर आउट हाउ यू वायर्ड एंड टारगेट दैट. बोथ ऑफ यू आर मैरिड, और भाई शादी में के बाद ना, एक तो आप बिजनेस बहुत समय लेता है. मुझे लगता है कई बार आप संडेज को भी आके बैठ जाते होंगे ऑफिस में, संडे भी निकल जाते होंगे. मुझे लगता है कई बार मैरिज एनिवर्सरी होगी, कुछ होगा ऐसा, बर्थडे होगा वाइफ का, उसमें भी कई बार स्ट्रगल करके आप पहुंचते होंगे. ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार आप पूरी तरह से अवेलेबल हैं. कई क्राइसिस चल रहे हैं, एक्सपैंड इतना तेज़ कर रहे हैं. तो क्या एडवाइस देंगे दोनों? क्या लगता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं पर्सनली, या क्या गलती हो रही है, या क्या अच्छा हो रहा है? हाउ आर यू मैनेजिंग इतना बिजनेस का वॉल्यूम जब स्पीड से बढ़ रहा हो? देखो भाई, क्या होता है, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसको पार्टनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पार्टनर का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट्स बोथ. ठीक है, पार्टनर वो डेट नहीं है, वो इक्विटी मॉडल है. तो दोनों चीज़ शेयर करनी पड़ती है. तो जब हमारे पास अच्छा समय होता है तो हम अच्छा समय बिताते हैं, जब हमारे पास तकलीफ होती है तो तकलीफ बिताते हैं. मगर ज़िंदगी के उद्देश्य 2 नहीं हो सकते, वो एक ही हो सकता है. और उस दोनों उद्देश्यों में आपकी मेंटल पैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपकी और आपकी धर्मपत्नी दोनों की मेंटल पैरिटी सेम है कि हमें दान दक्षिणा करनी है, हमें पैसा कमाना है, हमें लोगों का भला करना है, हमें बड़ा बनना है, हमें अपने बच्चे के लिए एक लेगेसी क्रिएट करनी है, तो वो हमारे लिए शेयर्ड हो जाता है. तो जितना काम मैं ऑफिस में करता हूँ और जितना काम मेरी पत्नी घर में करती है, हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं. तो सुख में भी और दुख में भी हम दोनों को साथ चलना है.
तो ये मैटर नहीं करता कि जन्मदिन है या फिर सालगिरह है या क्या नहीं है, वो सब चीज़ें हमारे लिए बराबर है। अगर हम दोनों साथ हैं तो हमारे लिए हर रोज़ सालगिरह है, और हम अगर दिमाग से अपने साथ नहीं है तो एक दिन पे दिखावा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। हाँ, इसलिए वाला मॉडल बहुत अच्छा फिट किया आपने। ये PNL में जो बताया ना, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में इक्विटी पार्टनरशिप है। हाँ, ये बहुत अच्छा बिल्ड किया आपने। और ठीक बात है, अगर साथ है, अगर हमारा पैरिटी आ गया है। हम दोनों की एक सोच है, हमने कभी नहीं कहा कि ये मेरी कंपनी है, हमने हमेशा कहा ये हमारी कंपनी है जिसमें हमने सबको जोड़ा हुआ है। एक विजन है कि जो भी इस कंपनी से जुड़े वो चलते जाए। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई एम्प्लॉय छोड़ जाते हैं, वेरियस रीजंस, कुछ महीनों बाद बेचारे वापस भी आ जाते हैं और हम ओपन आर्म से उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि कम बैक, कंटिन्यू योर जर्नी विद अस। जब वो आप क्रिएट कर रहे हो तो ये भी आपका एक परिवार है और इसके तरफ भी आपका एक उत्तरदायित्व है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें अगर आप उस परिवार के बड़े भाई हो तो आपकी वाइफ भी उस परिवार की बड़ी भाभी है। शी हैज टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड टेक इट अलोंग। यस, जीवन में मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल चीज बैलेंस है। आप एक जिमनास्ट को बोलो कि भाई तू इधर से इधर जंप मार ले, वो जंप मार लेगा। आप बोलो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाओ, उसके लिए वो ईजियर है। आप उसको बोलो बस इसी पे ऐसे ही स्थिर रहे, बैलेंस। वो संतुलन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव, टू कंटिन्यूसली बी स्टेडी एंड कीप बैलेंस्ड। आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट। आई एम स्ट्रगलिंग विद वर्क लाइफ बैलेंस, कि भाई कितना मैं समय अपने बच्चों को दे पाता हूँ, नहीं दे पाता हूँ। कुछ साल तो ऐसे गए होंगे जहाँ पे हम दोनों ने अपने बच्चों को ऐसे ही ग्रो करते हुए देखा है। ऐसे तो देखा ही नहीं, ऐसे ही दिखा है, बिकॉज हम इतने घंटे काम करते थे। एंड वी हैव ईच अदर, तो हम एक दूसरे को अपना रोना रोते हैं। वी ऑल्सो सपोर्ट ईच अदर इमोशनली। कभी ये मुझे धक्का मारते हैं कि जाओ आप भाभी के साथ, बच्चों के साथ, कभी मैं इनको धक्का मारता हूँ कि जाओ आप जाओ। सो वी ट्राई एंड क्रिएट दैट बैलेंस, बट it is a struggle and there is no magic mantra for it. And it's important also to be there for your family. It's very, very important. Family above everything else. भाई कितना समय आप साथ में हैं अपनी वाइफ के ना, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली उनके साथ हैं या नहीं है। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए, थोड़ी देर के लिए आप दिखावा करने के लिए आप अगर साथ में हैं तो उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। Quality over quantity ना? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो टाइम ज़्यादा या कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी टाइम मोर इम्पॉर्टेंट है। एक आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे, थोड़ा लाइटर कर दे। बहुत सीरियस हो गया। ये इंटेंस दिख रहा है मुझे क्वेश्चन। अच्छा चलो, एकदम दिल से आ रहा है, हृदय से आ रहा है। ये आंसर वो चाहिए जो ना तो आपके वेंडर को पता है, ना आपके सप्लायर को पता है, ना आपके कस्टमर को पता है, ना आपके इन्वेस्टर को पता है, ना आपके एम्प्लॉय को पता है। कोई एक ऐसा फियर जिसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमंस, और वहाँ से हम अगर कोई लर्निंग ले सके आपसे, कोई ऐसा फियर जिसको लगता है यार मैं यार ये अभी ओवरकम करना चाहता हूँ। भाई मैं फियर को सब्सक्राइब ही नहीं करता हूँ, मेरी ये फिलॉसफी है। मुझे अगर विवेक बिंद्रा से प्यार है, मोहब्बत है, मेरे छोटे भाई हैं तो हैं। आज गुड टाइम चल रहा है तो मैं चला आ गया, अरे बैड टाइम चल रहा है तो मैं उनके पास जाके खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ, डट के खड़ा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। और 10 लोग क्या बोलेंगे, ये चल रहा है भाई, ये इशू है, ये कंट्रोवर्सी है, कुछ भी हो जाए, भगवान न करे कल को एनीथिंग हैपन्स विद अंकुर, एनीथिंग, आई एम देयर, कुछ भी हो जाए, या तो आप हो या तो नहीं हो। और फियर आपको वो अलाउ नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन सब्सक्राइबिंग टू फियर। फियर से बड़ा है फेथ। एफ ही चूज करना है तो बड़ा वाला चूज करो। ब्यूटीफुल, फेथ। ब्यूटीफुल, सो नाइस। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 6 years old, ठीक है ना। तो मेरे को याद भी नहीं है कि मतलब वो कैसे दिखते थे, क्या था, ना मैंने कभी इन्जॉय किया उनके साथ। अभी क्या है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अभी हम कितना समय अपनी माँ के साथ बिता पाएंगे, ये मेरा सबसे बड़ा डर है। और ये डर मेरे को रोज़ खाता है, क्योंकि मैं रोज़ चाहता हूँ माँ को समय देना, बट मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट पे बोला था, और यही मेरा सबसे बड़ा एक डर है, सबसे बड़ा जो मेरे को चीज़ एक, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी लग्जरी है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले भी। और यकीन मानना कि इसके ऊपर तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। अगर वही चीज़ को आपको
खोने का डर हो जाता है तो वो आपको बहुत बहुत परेशान करता है। तो हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस में हम मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, वो भी मैनेज कर लेते हैं हमारे घर वाले, बट उसके अंदर एक डर है, अंदर का एक डर है कि आज का दिन भी निकल गया, कल का दिन भी निकल गया, परसों का दिन भी निकल गया, साल निकल गए, सालों निकल गए, डेकेड निकल गए, कभी दिल से बैठ कर के बात तो कर ही नहीं पाए और कर भी नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो ये जो डर है ये इसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, और ये हमारे साथ भी होगा। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब हमारे साथ भी होगा। हम बैठे रहेंगे सोफे पे, देखते रहेंगे। चलो गाइस, लेट्स एक्नॉलेज द पार्टिसिपेशन। वेरी नाइस, थैंक यू, लवली, फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन, वेरी डीप, वंडरफुल। और आई मस्ट कंग्रेचुलेट टुडे फाइनेंस विद शरण, हमारे शरण हेगड़े जी, जिन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया, इतना अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और आपने जैसे आंसर किए। हमारे beloved गुरुदेव, हमारे भाई, what a fantastic conversation it was. Some many closing statement from you? Absolutely. Thank you so much, everybody. At least I think 2 hour ka conversation tha, 2 hours of watching. Thank you so much for watching till the end. And if you felt like there was any questions that were not discussed, please ask them, drop them down below, and it'll give us feedback on how we can be better. And very, very special day for me personally, because I never thought I would be doing something like this ever. So thank you so much, Vivek ji, for helping set this up and organize this and introduce me to these lovely, lovely people who I respect a lot and admire a lot and hope to become someone like चारों one का day. कॉमन डेट निकालना बोले चैलेंज। तो सबकी टीम्स में आपस में बात होती रही, एंड देन वी कुड मीट इन दुबई, चारों का कॉमन टाइम। आई नो यू आर राइट। थैंक्स टू ऑल 3 ऑफ यू, आप समय निकाल के आया आज। जो आपका हर बहुत बड़ा चैलेंज को event जीत launch है। जाए उसका नाम विवेक बिंद्रा। नहीं, थैंक यू, सो फैंटास्टिक। आई थिंक और वीडियोस देखते रहिए, जुड़िए हमारे साथ में, और अगर आप वो 1% रिच लोगों में से हैं तो पता लगाइए आकर के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। And as always, guys, smash that like button and we'll see you in the next one.